नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन शुरू कर रहे हैं अपनी पुस्तक राजस्थान व भारत की आर्थिक समीक्षा और बजट के अध्ययन के बारे में अपन चर्चा करेंगे। पुस्तक उम्मीद करता हूं आप सभी लोग लेकर आ गए होंगे। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि अपन पूरी की पूरी पुस्तक जो है उसका निःशुल्क अध्ययन करने वाले हैं। रामबाण पुस्तक ये साबित होने वाली है जिसमें आर्थिक समीक्षा अपन 2024-25 की पढ़ने वाले हैं और बजट 2025-26 का पढ़ने वाले हैं। इस बार जो है वो अपने पुस्तक का कौन सा संस्करण है, तो तीसरा संस्करण ये रहने वाला है। और पुस्तक का जो अध्ययन रहने वाला है वो बिल्कुल निःशुल्क है। यूट्यूब के ऊपर पुस्तक आरएस, प्री आरएस, मेंस और अन्य जो भी वनडे एग्जाम होते हैं राजस्थान इवन इंडिया लेवल पर भी, उसमें भी काम में आने वाली है। कई सारी ऐसी पुस्तकें आई है इकोनॉमिक सर्वे की, मैंने देखी है मार्केट के अंदर, जिनमें सीधा का सीधा जो गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक सर्वे दिया है उसी को ही एज इट इज छाप दिया है। जब वैसा अगर छाप देंगे तो फिर स्टूडेंट को खुद को ही मेहनत करनी पड़ती है, अगेन कोई मतलब उसका नहीं रहता है। जबकि अपनी पुस्तक की विशेष चीज़ यही है कि पूरा का पूरा जो मटेरियल है उसको पढ़ा गया है और उसके बाद में उसका एक बेस्ट जो है वो कंटेंट बनाया गया है और उसके बाद में उसको जो है वो पुस्तक फॉर्मेट के अंदर दिया गया है। अगर आप पुस्तक देखेंगे तो आपको बहुत ही शानदार लगने वाली है, पढ़ने का इसमें आनंद आने वाला है। पुस्तक आपके सामने ये रहेगी तो सबसे बड़ा ये भी फायदा है कि आप सीधा पुस्तक को खोल लीजिए, नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसी में से ही आपको हाईलाइट करना है। कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ पढ़नी है तो वो आप उसमें से पढ़ सकते हैं। पुस्तक अपनी आप सभी को पता है आर्थिक समीक्षा 2024-25 जो कि फरवरी 2024 के अंदर आई है, फरवरी 2025 के अंदर आई है, जिसके अंदर 2024-25 की आर्थिक समीक्षा दी गई है। यानी कि आप ये मानकर चलिए कि मार्च 2026 तक जो भी एग्जाम होंगे उन सभी एग्जाम के अंदर यही पुस्तक काम में आने वाली है और यही आर्थिक समीक्षा आपको पढ़नी है। ठीक है, एक तो ये बात हो जाती है। दूसरा, राजस्थान की सभी भर्तियों के लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा, इस मैप, ये जो मैप है ये अपने आप में ये साबित कर रहा है कि इसमें अपन इंडिया तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे और साथ साथ में इंडिया का ही एक स्टेट राजस्थान, उसके बारे में भी अपन अध्ययन करने वाले हैं। बिल्कुल निःशुल्क अध्ययन रहने वाला है अपनी इस रामबाण पुस्तक का। शुरुआत आज अपन कर रहे हैं और इसमें अपना #1 यानी कि 1 नंबर की यह क्लास है जिसमें अध्याय रहेगा केंद्रीय बजट 2025-26। यानी कि अपन शुरुआत करेंगे केंद्रीय बजट 2025-26 से और उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। आप पुस्तक के अंदर जो है वो पेज नंबर 2 के ऊपर जाना है, वहाँ पर विषय वस्तु या फिर इंडेक्स आपकी दी हुई है और विषय वस्तु के अंदर सबसे पहले 1 नंबर के ऊपर चीज़ लिखी हुई है, वो है केंद्रीय बजट 2025-26, जो कि पृष्ठ संख्या 3 से लेकर 7 तक है। इस क्लास के अंदर अपन केंद्रीय बजट के ऊपर चर्चा करेंगे और सामान्य जो भी शब्दावली रहेगी केंद्रीय बजट की उनके बारे में अपन समझते हुए आगे चलेंगे। बजट के बारे में जो भी शब्दावली रहेगी वो पहले अपन चर्चा कर लेंगे। इसके बाद में जो है वो आर्थिक समीक्षा वाला पोर्शन आएगा, तब अपन आर्थिक समीक्षा से जुड़े हुए जो भी शब्दावली है, जो चाहे आपके आरएस, प्री आरएस, मेंस सभी में ही काम में आने वाली होने वाली है, तो उसमें अपन पढ़ेंगे जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनएनपी क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है। ठीक है ना, वो सारा का सारा अपन पोर्शन उसमें करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी अपन शुरुआत करते हैं आज बिना टाइम खराब करे। केंद्रीय बजट 2025-26 ये अपने 1 नंबर की क्लास रहने वाली है, जिसमें जो सरकार के द्वारा बजट कब लाया गया था, 1 फरवरी 2025 इस तारीख के दिन भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जो है वो बजट पेश किया गया था संसद के अंदर और इसी बजट का अपन अध्ययन करने वाले हैं। आने वाले 1 साल कम से कम मार्च 2026 तक जो भी एग्जाम होंगे उन सब में यही आपको पूछा जाने वाला है। बजट क्या होता है और आर्थिक समीक्षा क्या होती है, सबसे पहले इस चीज़ को थोड़ा सा आपको समझना जरूरी है। अगर मैं एक बार अभी समझा दूंगा तो आगे बार बार इसको समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक शब्द आता है आपके सामने बजट और दूसरा शब्द आएगा आपके सामने आर्थिक समीक्षा। दोनों का मतलब क्या है इनको एक बार समझ लीजिए। वैसे मैं हर बार समझाता ही हूँ जब भी अपन क्लास लेते हैं, क्योंकि पिछले 3-4 सालों से अपन पढ़ ही रहे, तो मैं सामान्यतः हर चीज़ बताता हूँ। देखिए, बजट का मतलब क्या है, बजट का जो है वो मतलब क्या है, बजट का मतलब ये होता है कि आने वाले वर्ष के लिए, इतना सा याद रखिए, आने वाले वित्त वर्ष, आने वाले वित्त वर्ष के लिए जो भी चीज आएगी वो बजट आएगी और पिछले वित्त वर्ष, पिछले वित्त वर्ष के लिए जो भी होगा वो आर्थिक समीक्षा होगी। अब यहां पर एक शब्द आया है आपके और वो शब्द कौन सा है, वो है वित्त वर्ष। पहले इस चीज को समझिए कि वित्त वर्ष किसे कहते हैं। भाई अपन ऐसे नॉर्मली अपने लैंग्वेज में बात करते हैं तो भाई 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद या फिर 1 साल 2 साल जो भी अपन बात करते हैं वर्ष, वो वर्ष अपना कहां से कहां तक होता है, वो वर्ष अपना होता है जनवरी से लेकर
जनवरी से लेकर अपन उस वर्ष को कहाँ तक मानते हैं, दिसंबर तक। जैसे कि 2025 अपने आप में एक वर्ष है जो कि जनवरी 2025 से शुरू होता है और दिसंबर 2025 तक चलता है। लेकिन इस वर्ष के आगे एक शब्द जुड़ा हुआ है वित्त, और वित्त को इंग्लिश में बोलते हैं फाइनेंस, यानी कि वित्त वर्ष का इंग्लिश में हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर। और वित्त वर्ष जो है ये जनवरी से शुरू नहीं होता है, बस इतना सा ध्यान रखना है। वित्त वर्ष जो है ये शुरू होता है आपके अप्रैल के महीने से। कौन से महीने से शुरू होता है, अप्रैल से ये शुरू होता है। अब चलाना तो इसको भी 12 महीने हैं, तो अप्रैल से लेकर ये कब तक चलेगा, तो अप्रैल से पहले कौन सा महीना आता है, मार्च का महीना आता है। तो अप्रैल से लेकर मार्च तक का जो टाइम पीरियड होगा वो आपके वित्त वर्ष कहलाएगा। अब अप्रैल में भी कहां से शुरू होगा, तो बिल्कुल प्रथम तारीख जो है यानी कि 1 अप्रैल से ये शुरू होगा और मार्च का अंतिम दिन कौन सा आता है, 31। तो 31 मार्च तक यह चलने वाला है। यह शब्द होता है आपके वित्त वर्ष का मतलब, यानी वित्त वर्ष 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलने वाला है। जैसे अब अपन बात करते हैं, आपने सामान्यतः देखे होंगे, आगे भी आप पढ़ेंगे, ये चीज लिखी आती है वित्त वर्ष 2025-26 में सरकार ने ये घोषणा करी, वित्त वर्ष 2024-25 में सरकार ने ये घोषणा करी। तो इसका मतलब क्या है, ये वित्त वर्ष ये दोनों क्यों लिखे जाते हैं, क्योंकि इसमें अप्रैल तो दूसरे साल का है और मार्च अगले वाले साल का है। जैसे कि यहाँ पर ये 2025-26 वित्त वर्ष का मतलब हो गया कि 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक की बात कर रहा है ये, ठीक है। तो इसलिए वित्त वर्ष को ये आपको ऐसे देखने को मिलता है सामान्यतः कि वित्त वर्ष 2025-26, वित्त वर्ष 2020-21। तो इसका मतलब है जो आगे वाला है उसका 1 अप्रैल और पीछे वाला जो लिखा हुआ वर्ष है उसका 31 मार्च तक का टाइम पीरियड वित्त वर्ष के अंतर्गत काउंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 शब्द है, एक तो है आने वाला वित्त वर्ष और एक है पिछला वित्त वर्ष। तो दोनों का क्या मतलब है, तो आने वाला वित्त वर्ष और पिछला जो वित्त वर्ष है इनका संबंध जो है वो ऐसे समझिए। देखिए इसमें एक शब्द जुड़ा हुआ है और वो शब्द क्या है, समीक्षा। समीक्षा का मतलब हो जाता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने जो है आपने कोई फॉर एग्जांपल आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया या फिर आपने कोई दुकान खोली। अब दुकान खोलने से पहले आपको किस चीज़ की आवश्यकता होती है कि भाई कितने पैसे हमें दुकान में लगाने हैं, हम उस दुकान के अंदर क्या क्या खर्चा करने वाले हैं, हम वहाँ पर जो है वो एसी लगाएंगे या फिर वहाँ पर हम डेकोरेशन करेंगे या फिर हम वहाँ पर जो है वो फर्नीचर लेकर आएंगे। ये जितना का जितना आपने पैसा काउंट किया है वो पैसा आपका क्या कहलाएगा, बजट, कि भाई इस दुकान को खोलने के लिए मेरा ये बजट है। क्योंकि दुकान अभी खुली नहीं है, आने वाले समय के अंदर आप क्या करेंगे, दुकान खोलेंगे, तो उस कंडीशन में वो आपके लिए क्या हो जाएगा, बजट हो जाएगा। तो बजट का यहाँ पर वही सामान्य अर्थ है, चूंकि यह सरकार के स्तर पर चला जाता है तब अपन बजट को ऐसे समझते हैं कि सरकार के द्वारा आने वाला जो वित्त वर्ष है उसके अंदर सरकार के लिए जो है वो आपके आय और जो व्यय है, आय और जो आपके व्यय है उस व्यय का जो ब्यौरा है, उस व्यय का जो ब्यौरा है वही क्या कहलाता है, आपके बजट कहलाता है। यानी कि सरकार भी अपना जो है वो, जैसे अपन घर के अंदर बजट रखते हैं कि भाई इस साल हम इतना इतना खर्च करने वाले हैं, हम गाड़ी लेकर आएंगे, हम जो है वो हमारे जो है वो एक प्लॉट लेंगे या फिर हम 2-3 कमरे बनाएंगे, वो अपना बजट है। तो अपन भी आने वाले वर्ष के लिए इस प्रकार से तय करते हैं। तो सरकार भी ऐसे ही फिक्स करती है कि हम आने वाले वित्त वर्ष के अंदर इस प्रकार से हमारे पास में क्या आएंगे, पैसे आएंगे, इस प्रकार से हमारी आय रहने वाली है और उनको हम कहाँ कहाँ पर खर्च करेंगे वो हम इसके अंतर्गत बताने वाले हैं बजट में। तो आने वाले वित्त वर्ष के लिए जो भी सरकार के द्वारा आय और व्यय का ब्यौरा दिया जाता है वो बजट के अंदर दिया जाता है। जबकि समीक्षा क्या है, समीक्षा को आप अपने सामान्य या फिर स्टूडेंट लाइफ से भी जोड़ सकते हैं। मान लीजिए कि आपने तैयारी करी, आपने पिछली बार पटवारी का एग्जाम दिया या फिर पिछली बार आरएएस का एग्जाम दिया और किसी कारणवश आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। जब आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया तब आप क्या करेंगे, बजट की चीज बात करेंगे या फिर समीक्षा की बात करेंगे। तब आप समीक्षा की बात करेंगे कि किस वजह से मेरा पिछली बार सिलेक्शन नहीं हुआ था, ये कुछ कारण है जिनकी वजह से नहीं हुआ, कि भाई मैं दोस्तों के साथ ज़्यादा घूम रहा था या फिर मैं जो है वो फ़ोन ज़्यादा चला रहा था या फिर मैं नींद ज़्यादा निकाल रहा था या फिर मैं अदर चीज़ों के अंदर ज़्यादा संलिप्त था, इस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। इसका मतलब आपने क्या किया, अपने आप का समीक्षा करी। इसी प्रकार से सरकार के द्वारा भी पिछले वित्त वर्ष के अंदर जो भी खर्च किया गया है सरकार के द्वारा, उस खर्च की क्या की जाती है, खर्च की समीक्षा की जाती है। समीक्षा मीन्स आप मान लीजिए कि सरकार हर एक चीज के ऊपर बैठकर बात करती है। जैसे कि सरकार ने कहा कि हम 2024-25 जो पिछला वाला बजट आया था वो किसके लिए था, 2024-25 वित्त वर्ष के लिए था। उस समय सरकार ने जो है वो क्या किया, बजट रखा अपना कि हम आने वाले वर्ष में ये करेंगे।
इस बार जो है वो तो टाइम पीरियड गया। इस बार आर्थिक समीक्षा 2024-25 है, तो उसमें यह कहा गया है कि हमने जो बजट दिया था, हमने जो आय और व्यय वगैरह हमने बताए थे, वो हमने इस प्रकार से खर्च किए हैं, वो सारी की सारी जानकारी सरकार आर्थिक समीक्षा में देती है कि हमने जो पिछले बजट में आपसे वादे किए थे उसके हिसाब से हमने इतना इतना काम कराया है, हमने इतनी सड़क बना दी है, हमने जो है वो इतने ऊर्जा के स्रोत बना दिए हैं, ठीक है, हमने जो है वो इतनी योजना चला दी है, ठीक है। ये इस प्रकार की जो भी जानकारियां हैं ये सारी की सारी सरकार किसमें बताती है, आर्थिक समीक्षा के अंतर्गत बताती है। समझ गए बात को। तो एक चीज हो जाती है आर्थिक समीक्षा, एक हो जाता है बजट। वित्त वर्ष मैंने बता दिया है, फाइनेंशियल ईयर का मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च। दूसरा शब्द था बजट। बजट का मतलब है सरकार के द्वारा आने वाले वित्त वर्ष में कितना क्या खर्च किया जाएगा, सरकार को कहां से पैसे मिलने वाले हैं, यानी कि सरकार के आय और व्यय का जो ब्यौरा है वो बजट में रहने वाला है। आर्थिक समीक्षा सरकार के द्वारा बजट में किए गए पिछले वर्ष में जो भी खर्च थे उन सभी खर्च की समीक्षा जो है वो किसमें आती है, आर्थिक समीक्षा में आती है। ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए आर्थिक समीक्षा है, और कम इंपॉर्टेंट कौन है, बजट है। बजट में केवल घोषणाएं होती है, सरकार को उतना फंड जो है वो संसद से मिलता है कि नहीं मिलता है, उसके आधार पर योजनाएं चलती है। दूसरा ये भी आता है कि इसमें जो लिखा गया है वो काम सरकार के द्वारा कर दिया गया है, जबकि इसमें जो लिखा जाता है वो सरकार के द्वारा आने वाले समय में किया जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती, इसकी पूरी की पूरी गारंटी होती है, ठीक है। इसीलिए आर्थिक समीक्षा से ही अधिकतर जो आपके एजेंसियां होती है वो पेपर करवाने वाली, वो ज्यादातर प्रश्न कहां से बनाती है, आर्थिक समीक्षा से बनाती है। अपने राजस्थान के जो भी एग्जाम होते हैं उनमें यह प्रश्न सामान्य रहता है कि राजस्थान के अंदर जैसे मार्च 2025 तक या मार्च 2024 तक ऊर्जा का उत्पादन कितना है, सौर ऊर्जा का उत्पादन कितना है, पवन ऊर्जा का उत्पादन कितना है, बायोमास का कितना है, सड़कों की लंबाई कितनी है, नेशनल हाईवे की लंबाई कितनी है, ये प्रश्न सामान्यतः राजस्थान के एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि आर्थिक समीक्षा से आते हैं। जबकि बजट से कैसे प्रश्न आते हैं कि सरकार के द्वारा इस बजट में इस चीज की घोषणा की गई, वो कहां बनाया जाएगा, कौन से पेनोरमा की घोषणा की है, कौन सी जो है वो विश्वविद्यालय की घोषणा करी है, कौन सी जो है वो एकेडमी की घोषणा करी है, वो सारा का सारा डेटा किस में आएगा, बजट में आएगा। तो बजट इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना नहीं है जितनी आर्थिक समीक्षा है। आर्थिक समीक्षा का बेस जो है वो वही रहता है। अगर आप एक बार आर्थिक समीक्षा को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हर बार आपको उतना ज़्यादा जो है वो मेहनत के साथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। जिन बच्चों ने पिछली बार पढ़ा है मेरे से उन सबको पता है कि एक बार अगर आर्थिक समीक्षा को आप अच्छे से समझ लेते हो तो उसके बाद में केवल और केवल क्या चीज़ चेंज होती है, डाटा चेंज होता है, और कुछ भी चेंज नहीं होता है आर्थिक समीक्षा में। और डाटा इंपॉर्टेंट है, बट उस डाटा को आप कैसे याद रखोगे, या तो रट लो, और रटने के बजाय मेरे हिसाब से सबसे बेटर तरीका यह है कि आप एक बार उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो, उसको समझ लो, फिर डाटा आप आराम से जो है वो याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज हो गई। तो दो शब्द हो गए हैं, बजट क्या होता है और आर्थिक समीक्षा क्या होती है। जब मैं आर्थिक समीक्षा पढ़ाऊंगा तब आपको अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र बता दूंगा, वहीं पर ही साथ साथ में कौन से क्षेत्र होते हैं, और उसी में ही जब आर्थिक समीक्षा पढ़ेंगे तब वहीं पर ही मैं जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, पर कैपिटा इनकम, उन सब की बात वहीं पर ही करने वाला हूं। फिलहाल अपन बजट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो बजट का मतलब क्या होता है, बजट का जो मतलब है वो यही है कि सरकार के द्वारा आने वाले वित्त वर्ष के लिए जो भी आय और व्यय का ब्यौरा दिया जाता है वो बजट कहलाता है। वित्त वर्ष किसे कहते हैं वो भी आप यहाँ पर समझ गए होंगे। अब ये वाला जो बजट है, ये वाला जो बजट है, इसमें यहाँ पर 2025-26 क्यों लिखा गया है, 2025-26 इसलिए लिखा गया है क्योंकि यह कब से शुरू होगा आपका, ये शुरू होने वाला है 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक यह आपके चलने वाला है। इस वजह से इसको 2025-26 लिखा गया है, ठीक है। अब सरकार ने भले 1 फरवरी के दिन बजट पेश कर दिया, लेकिन उस बजट के ऊपर चर्चा होगी, चर्चा होके सरकार को जो है वो संसद से अनुमति मिलेगी, पैसे दिए जाएंगे, उसके बाद में उस चीज को लागू करते करते 1 अप्रैल तक का टाइम पीरियड आ जाता है। तो फरवरी और मार्च पूरा का पूरा इसी में ही चला जाता है। इसी वजह से 1 अप्रैल से माना जाता है कि फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। और इसीलिए अपन बोलते हैं कि भाई फाइनेंशियल ईयर का जब एंडिंग होती है, मार्च का जब टाइम पीरियड रहता है, जैसे अभी आपके मार्च 2025 जो है वो आपके चल रहा था, अभी आज से 1 अप्रैल स्टार्ट हो गया, तो आपके जो है वो मार्च चल रहा था। अपन बोलते हैं कि भाई मार्च एंडिंग है, मार्च एंडिंग है, इसलिए बैंकों के अंदर भीड़ रहती है, बैंक को टाइम नहीं होता है, बैंक जो है वो लोन नहीं देती है मार्च के महीने के अंदर। इसके अलावा मार्च के महीने के अंदर कई सारी ऐसी एक्टिविटी होती है जो बहुत ज़्यादा मतलब कि इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ होती है कि जितनी अगर पूरे साल हो जाए तो देश पूरा का पूरा पलट जाए, लेकिन वो होता नहीं है। मार्च एंडिंग में इसलिए होता है क्योंकि इस समय सारे के सारे जो डेटा है वो सरकार तक पहुँचाने होते हैं प्रत्येक एजेंसी को,
इसीलिए मार्च का महीना जो है वो एक प्रकार से सरकारी जो मशीनरी है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और 1 अप्रैल से बिल्कुल नया वित्त वर्ष जो है वो आपका स्टार्ट हो जाता है। तो चीज़ें आपने समझी है यहाँ तक। अब अपन शुरू करते हैं केंद्रीय बजट 2025-26 जो कि अपना पहला चैप्टर और पहली क्लास जो है वो आपके रहने वाली है। सबसे पहला शब्द, अब देखिए ये एज इट इज जो आपका फॉर्मेट है ये पूरा का पूरा जो आपके बुक के अंदर दिया गया है एज इट इज उसी प्रकार से है। बुक के अंदर पेज नंबर 3 पर यही चीज़ आपकी स्टार्ट हो रही है, वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। तो उन्हीं चीज़ों को अपन यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहला प्रश्न आता है कि भाई बजट क्या है, जो मैंने आपको समझा दिया है। बजट का मतलब क्या है, सरकार की एक वित्त वर्ष की आय तथा व्यय का लेखा जोखा या फिर जो ब्यौरा होता है उसको अपन क्या कहेंगे, बजट कहेंगे। अभी मैंने बताया कि ये वाला बजट 2025-26 है, इसका मतलब यह 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होगा और 31 मार्च 2026 तक यह आपका क्या होगा, चलने वाला है। बजट की क्यों आवश्यकता है भाई, बजट की क्यों आवश्यकता, मान लीजिए कि जैसे आप अपना कोई भी काम कर रहे हैं और आप अगर बजट बनाकर अगर काम नहीं करेंगे तो इसका परिणाम बहुत जो है वो बुरा हो सकता है। इस वजह से जैसे आप अगर नॉर्मली अगर आप अपने घर की भी अगर अपन बात करें तो आप भी जो है वो ये तय करते हैं कि यार अगले साल मुझे एक गाड़ी लेकर आनी है और उस गाड़ी को लाने के लिए मेरे पास में ये इनकम सोर्स है और मैं कहाँ से उसमें से बचत कर सकता हूँ कि अगले साल मैं गाड़ी लेकर आ जाऊँ। बस सेम टू सेम सरकार भी उसी प्रकार से सोचती है, इसी वजह से बजट की आवश्यकता होती है क्योंकि सरकार भी उसमें ये करती है कि हमारे पास में इनकम ये है और हम इनको इन जगहों के ऊपर लगाने वाले हैं इस इनकम को, जिससे कि देश की जो ग्रोथ रेट है वो आपकी अच्छी हो जाए। तो बजट की क्यों आवश्यकता है, किसी भी राज्य के लिए या फिर किसी भी देश के लिए जो उसकी आर्थिक स्थिति है या फिर उसकी जो प्राथमिकताएं हैं उनको निर्धारण करने के लिए ही बजट पेश किया जाता है कि भाई हमारी इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो अच्छी हो, देश की पर कैपिटा इनकम बढ़े हमारा, और जो हमारी प्राथमिकताएं हैं यानी कि सबसे पहले हमें जो है वो खर्च किस पर करना है। इनकम भले ही सरकार को कहीं से भी आती हो लेकिन सरकार उसमें से कहां पर खर्च करेगी वो प्राथमिकताएं सरकार के द्वारा तय की जाती है। इसी वजह से ये इसके अंतर्गत बजट की आवश्यकता इंपॉर्टेंट हो जाती है। तीसरा प्रश्न आता है आपके कि बजट जो है वो कौन पेश करता है, बजट जो है वो आपके कौन पेश करता है। उससे पहले एक और प्रश्न है कि बजट जो है वो कब पेश होता है, वो इसके अंदर नहीं लिखा गया है। देखिए बजट जो है वो कब पेश होता है इसको थोड़ा सा समझिए कि भाई बजट जो है वो हमारा कब पेश किया जाएगा, कब पेश होगा बजट। तो बजट जो है, चूंकि बजट जो है भारत के अंदर जो है वो शुरुआत से बजट वैसे नहीं आता था ऐतिहासिक काल से। बजट की शुरुआत कब हुई, जब हमारे यहाँ पर अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने जो है वो यहाँ पर बजट की प्रक्रिया लेकर आए वो, क्योंकि अंग्रेज यहीं से हमारी कमाई खा रहे थे और उनको हमारे ही देश के अंदर कुछ डेवलपमेंट करवाना था, इसलिए उन्होंने जो उनके देश में चल रहा था बजट का ही पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर लागू करते हैं। तो अंग्रेजी शासनकाल के अंदर जब अंग्रेजों का शासनकाल था उसी टाइम में अंग्रेजों के द्वारा ही जो है वो पहली बार क्या किया गया था, आपके बजट को पेश किया गया था। अंग्रेज के द्वारा ही बजट को पेश किया गया था। लेकिन जब अंग्रेज थे उस समय से लेकर इस बजट को जो है वो पेश कब किया जाता था, वो आपके 28 फरवरी के दिन किया जाता था। कब, 28 फरवरी को जो है वो इसको पेश किया जाता था। लेकिन मोदी जी आते हैं बाद में, इसको आप स्पेशली मोदी जी के नाम से भी याद रख सकते हो। मोदी जी आते हैं तो मोदी जी इसको चेंज कर देते हैं और मोदी जी कर देते हैं 2017-18 कर देते हैं और 2017-18 का जो बजट था उसी में ही 1 फरवरी के दिन इस बजट को पेश करना जो है वो क्या कर दिया, शुरू कर दिया गया था। और पहली बार जो है वो अरुण जेटली जो थे इनके द्वारा क्या किया गया था, 1 फरवरी के दिन बजट पेश किया गया था। पहले 28 फरवरी को होता था और शाम के टाइम होता था, शाम को 4-5 बजे होता था ऐसा मान लीजिए। लेकिन मोदी जी ने इसको 2017-18 वाले बजट से ही 1 फरवरी के दिन पेश करना इसको तय कर दिया और अरुण जेटली जो उस समय के वित्त मंत्री थे उनके द्वारा इसको क्या किया जाता है, आपके 1 फरवरी के दिन क्या कर दिया जाता है, आपके पेश करते हैं और सुबह के 11 बजे के आसपास जो है वो इसको पेश करना स्टार्ट कर दिया जाता है। किसके द्वारा, अरुण जेटली के द्वारा जो है वो इसको शुरू कर दिया जाता है। तो इसको जो है वो पेश कौन करता है, वो प्रश्न था आपका। तो पेश तो कौन करेगा, भारत के जो वित्त मंत्री होंगे वही पेश करेंगे। तो प्रतिवर्ष 1 फरवरी के दिन तो ये पेश होता है, पहला प्रश्न, ठीक है। कब होता है, 1 फरवरी को। अच्छा, इसमें जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसको अपन हाईलाइट करेंगे जैसे हमेशा करते हैं। तो बजट आपका जो है वो कब पेश होगा, तो प्रतिवर्ष 1 फरवरी के दिन जो है वो पेश होता है। बजट जो है वो कौन पेश करेगा, तो केंद्र का बजट केंद्र का वित्त मंत्री करेगा। कौन करेगा, केंद्रीय वित्त मंत्री जो है उसके द्वारा पेश किया जाएगा। अब राजस्थान में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। जब अपन राजस्थान वाला बजट पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि राजस्थान में अधिकतर जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने जो वित्त का प्रभार था वो अपने पास ही रखा। इसी वजह से राजस्थान में अलग से कोई वित्त मंत्री रहा नहीं था, बहुत कम टाइम में जो है वो आपके वित्त मंत्री रहे थे। तो इस वजह से हुआ क्या कि राजस्थान
के मुख्यमंत्री ही वित्त मंत्री का काम करते थे और उनके द्वारा ही बजट रखा जाता था। लेकिन इस बार वाली सरकार के द्वारा वित्त का प्रभार जो है वो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी को दिया गया था। इस वजह से राजस्थान की जो वित्त मंत्री है वर्तमान में वो तो है दिया कुमारी, और राजस्थान के मुख्यमंत्री है वो कौन है वर्तमान में, भजन लाल जी आ जाते हैं। तो इस वजह से बाकी केंद्र के अंदर तो फिक्स है कि भाई प्रधानमंत्री अलग काम करेगा, वित्त मंत्री अलग काम करेगा। तो इस हिसाब से ये बजट 1 फरवरी को 2017-18 से पेश होना स्टार्ट हो जाता है, सुबह 11 बजे पेश होना स्टार्ट हो जाता है और वित्त मंत्री के द्वारा इसको पेश किया जाता है। अगला प्रश्न आता है कि इसकी संवैधानिक स्थिति क्या है। संवैधानिक स्थिति का मतलब है कि संविधान के अंदर बजट के बारे में क्या लिखा गया है, और बजट का थोड़ा बहुत अगर अपन इतिहास देखेंगे तो वो भी यहां पर अपन चर्चा कर लेंगे। बजट जो शब्द है, इस बजट शब्द की अगर अपन बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। बजट जो शब्द लिखा गया है, इस बजट के अंदर जो आगे ये लिखा हुआ BOWGETTE, ये आपकी किताब के अंदर पेज नंबर अपन 3 के ऊपर ही जो वो चल रहे हैं वहीं पर ही ये आपके लिखा हुआ है। तो ये जो आपके शब्द लिखा हुआ है इसको कहा जाता है बुजेट। क्या कहते हैं, बुजेट इसको कहा जाता है। और बुजेट का शाब्दिक अर्थ जो है वो क्या होता है, चमड़े का थैला। यानी कि बजट का मतलब क्या होता है, चमड़े का थैला। बजट को क्या कहते हैं, चमड़े का थैला कहते हैं। ये फ्रांसीसी जो शब्द है वहां से लिया गया है और इसका मतलब बुजेट से ही ये बजट बना हुआ शब्द आता है। एक इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, इंपॉर्टेंट लाइन आती है जो आपको ध्यान रखनी है कि संविधान के अंदर बजट का कहीं भी उल्लेख नहीं है। संविधान में बजट शब्द का उल्लेख कहीं पर भी नहीं किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है जिसको आप ध्यान रखना है। बजट कहीं भी नहीं लिखा गया है, तो फिर सरकार बजट कैसे पेश करती है, तो एक दूसरे नाम से जो है वो बजट को लिखा जाता है आपके संविधान के अंदर। 2 अनुच्छेद आते हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। एक अनुच्छेद 112 आता है, एक अनुच्छेद 202 आता है। अनुच्छेद 112 के अंदर जो है वो केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट की बात है, जबकि अनुच्छेद 202 के अंदर स्टेट गवर्नमेंट के बजट की बात है। और वहां पर इसको बजट नहीं कहा जाता है, वहां पर इसको वार्षिक वित्तीय विवरण जो है वो कहा जाता है। क्या बोलते हैं, बजट को जो है वो वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। एक रोमांचक तथ्य यह है कि जब मेरा एसआई का इंटरव्यू हुआ था तो उसमें यह वाला प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संविधान के अंदर बजट जो है इसको कौन से अनुच्छेद में लिखा गया था। ये अध्यक्ष महोदय ने मेरे से प्रश्न किया था, तब मैंने ये कहा था कि सर बजट शब्द का उल्लेख जो है वो संविधान में कहीं भी नहीं मिलता है। बोले कि नहीं मिलता है तो फिर बजट पेश कैसे किया जाता है, बजट जो है वो किस आधार पर पेश होता है। तब मैंने ये कहा था कि सर अनुच्छेद 112 के अंदर बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, परंतु यह शब्द जरूर लिखा हुआ है वार्षिक वित्तीय विवरण, और उसी के आधार पर ही सरकार के द्वारा बजट को पेश किया जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, वार्षिक का मतलब 1 वर्ष का, वित्तीय विवरण का मतलब हो गया कि आर्थिक जो भी लेखा जोखा है वो। तो वैसे अगर देखा जाए तो जो अपन ने बजट की डेफिनेशन देखी थी वही चीज यहां पर आ रही है कि 1 वर्ष में सरकार का जो भी वित्तीय विवरण है वो सारा का सारा इस अनुच्छेद 112 के तहत आने वाला है और वही आपके बजट कहलाता है। तो बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख मिलता है जो कि अनुच्छेद 112 में आता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है। स्टेट के लिए अगर आपको जाना है तो आपके अनुच्छेद कौन सा हो जाता है, 202 हो जाता है। इसमें आप अगर 90 जोड़ेंगे, आई थिंक 90 अगर आप जोड़ेंगे तो आपके क्या बन जाएगा, हाँ बिल्कुल, इसमें अगर आप 90 जोड़ेंगे 112 के अंदर तो 202 के अंदर जो है वो स्टेट वाली बात कर रखी है। स्टेट का वार्षिक वित्तीय विवरण जो है वो आपके बता रखा है। ठीक है, ये बजट की जो है वो संवैधानिक स्थिति के रूप में जो है वो अपन चीजें यहाँ पर देख रहे हैं। अगेन एक और इंपॉर्टेंट यहाँ से आपको प्रश्न कई बार पूछा जाता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं उनमें ज्यादातर प्रश्न भारत के बजट के इतिहास से पूछे जाते हैं और इसी वजह से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत के बजट का जो इतिहास है उसके बारे में आपको विशेष रूप से जो है वो चीजें ध्यान रखनी है। देखिए सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि ब्रिटिश भारत का पहला बजट, अभी अपन पेज नंबर 3 पर ही चल रहे हैं। ठीक है, ब्रिटिश भारत का पहला बजट, ब्रिटिश भारत का, अभी मैंने कहा था कि बजट जो है इसको सबसे पहली बार अंग्रेजों के द्वारा ही शुरुआत की गई थी और उस समय ये 28 फरवरी के दिन जो है वो पेश किया जाता था, उस समय मतलब अंग्रेजी काल से। लेकिन पहली बार जो बजट पेश किया गया था, ध्यान रखना है, ब्रिटिश भारत का पहला बजट जो है वो कब आता है, आपके 1860 के अंदर आता है। ये वाला बजट 7 अप्रैल के दिन पेश हुआ था। कब हुआ था, 7 अप्रैल के दिन पेश हुआ था। और पेश करने वाला व्यक्ति कौन था वो विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो वो व्यक्ति कौन था, वो था जेम्स विल्सन। कौन था, जेम्स विल्सन। लेकिन जेम्स विल्सन जो है वो ब्रिटिश भारत का पहला बजट पेश जो है वो करता है 1860 में करता है, 7 अप्रैल 1860 के दिन। उसके बाद में बात आती है स्वतंत्र भारत जो था, उस स्वतंत्र भारत का पहला बजट। तो देश आजाद कब होता है, 1947 में, 15 अगस्त 1947 के दिन आजाद होता है। तो उसी समय जो है वो आपके प्रथम बजट जो कि आजाद भारत का या स्वतंत्र भारत का था, वो किस व्यक्ति के द्वारा पेश किया गया था, वो व्यक्ति थे आपके उस समय के वित्त मंत्री के षणमुखम सेठी, जिनके द्वारा 1947 को भारत के या स्वतंत्र भारत के या आजाद भारत का
पहला बजट जो है वो पेश किया गया था। षणमुखम शेट्टी जो है इनके द्वारा इस बजट को पेश किया जाता है। अगेन तीसरा प्रश्न आता है आपके जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, गणतंत्र भारत का पहला बजट। गणतंत्र देखिए 1947 के अंदर भारत क्या हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। स्वतंत्र का मतलब देश आजाद हुआ था, ठीक है ना, स्वतंत्र हुआ था या फिर देश आपके आजाद हुआ था। जबकि 1950 के अंदर जो है वो आपके 26 जनवरी 1950 जो याद रखते हो आप, उस दिन भारत क्या हुआ था, गणतंत्र हुआ था। क्या हुआ था, गणतंत्र हुआ था। यानी कि इस दिन भारत से अंग्रेज चले गए थे, लेकिन अंग्रेजी शासन चल रहा था, क्योंकि उस समय भी भारत जो है वो डोमिनियन स्टेट के रूप में काम कर रहा था। अंग्रेजी जो क्राउन था वही भारतीय क्राउन के रूप में काम कर रहा था। लेकिन 26 जनवरी 1950 के दिन पूर्णतः जो है वो भारत के अंदर खुद का संविधान लागू हो गया और उस दिन से भारत जो है वो गणतंत्र राष्ट्र बन गया। इस वजह से गणतंत्र भारत का जो पहला बजट है, वो पहला बजट किस व्यक्ति ने पेश किया था, वो व्यक्ति थे आपके जॉन मथाई। कौन थे आपके, जॉन मथाई नाम से जो है वो आपके व्यक्ति आते हैं, जॉन मथाई के नाम से आते हैं, और जिन्होंने 1950 के अंदर गणतंत्र भारत का पहला बजट जो है वो आपके पेश किया था। ठीक है, यहां तक आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। अगला प्रश्न आता है कि सर्वाधिक बार जो बजट है वो किस व्यक्ति ने पेश किया था। भारत के इतिहास में अब तक जो सबसे ज्यादा बार बजट पेश किया है वो कितनी बार किया गया है, आपके मोरारजी देसाई जो है इनके द्वारा अब तक 10 बार जो है वो बजट पेश किया गया है। कितनी बार, 10 बार बजट पेश किया गया है, जो कि आपके क्या है, सबसे ज्यादा बार जो है वो पेश किया गया बजट है। सबसे ज्यादा बार जो है वो बजट पेश किया गया है, जो कि किसके द्वारा पेश किया गया है, आपके जो आपके भारत के अंदर मोरारजी देसाई के द्वारा किया गया है। ठीक है, ये 10 बार हुआ है। निर्मला सीतारमण जी ने 8 बार अब तक पेश किया है। इस बार जो था वो 8वीं बार था। अगले मतलब इस कार्यकाल के अंदर सबसे ज्यादा बार पेश करने वाली जो है वो वित्त मंत्री बन जाएगी। उसके बाद में देखिए बजट प्रस्तुत करने वाली जो है वो आपके प्रथम महिला कौन थी। प्रथम महिला कौन थी, तो वो थी आपके इंदिरा गांधी। कौन थी, इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी भारत के अंदर पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में भी आपके कार्यकाल जो है वो निभाती है, और जब वो प्रधानमंत्री बनती है उस समय वित्त का जो प्रभार है वो अपने पास रखती है, और इस वजह से वो प्रधानमंत्री रहते हुए ही वित्त प्रभार संभालते हुए बजट पेश किया। इस वजह से इंदिरा गांधी जी भारत में बजट पेश करने वाली पहली महिला के रूप में नामित है, लेकिन उस समय वो प्रधानमंत्री रहते हुए पेश किया था। इस वजह से दूसरा प्रश्न ये बनता है कि भारत का पहला बजट पूर्णकालिक वित्त मंत्री रहते हुए पेश करने वाली महिला जो है वो कौन थी। तो अगला प्रश्न यही आता है। 2 प्रश्न है यहां पर, दोनों चीजों को समझ लेना। पूर्णकालिक वित्त मंत्री का मतलब है कि जो केवल वित्त मंत्री था, जबकि इंदिरा गांधी भी पहली महिला थी जिन्होंने बजट पेश किया, लेकिन वो जैसे राजस्थान में सिस्टम चल रहा था अब तक कि प्रधानमंत्री रहते हुए ही उनके पास में वित्त प्रभार था और उन्होंने पेश किया, इस वजह से वो पहली महिला जानी जाती है। जबकि पूर्णकालिक वित्त मंत्री का मतलब है कि पूरी तरह से वित्त का प्रभार एक ही महिला के पास में था और उसी ने ही पेश किया, और वो कौन थी, निर्मला सीतारमण जी थी, जिन्होंने 8 बार जो है वो बजट पेश कर दिया। 8 बार। इस बार वाला जो 2025-26 वाला है वो 8वीं बार वाला है, और 10 बार तक जो है मोरारजी देसाई ने पेश किया है। तो अगले 2 बजट के बाद में जो है वो इनसे आगे निकल जाएगी 11वें बजट के रूप में, क्योंकि सरकार अभी 5 साल चलेगी तो वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, ये यहां तक आपके एक चीज और आती है। ये प्रश्न संभावना है कि कम है कि भाई पूछा जाए, भारत के अंदर सबसे लंबी अवधि का जो बजट का भाषण था वो किसका था। तो निर्मला सीतारमण जी जो है इन्हीं के द्वारा ही 2020-21 का जो बजट पेश किया गया था उसमें 2 घंटा और 40 मिनट का जो है वो आपके बजट भाषण था, जो कि भारत के इतिहास के अंदर अब तक का सबसे लंबे समय का जो है वो बजट इतिहास के रूप में जाना जाता है, जिसके अंदर भाषण की बात आती है, यानी कि बोलने की बात आती है। अगला आता है आपके रेल बजट का आम बजट में विलय कब किया गया, और एक प्रश्न है आपके देश का प्रथम पेपरलेस बजट जो है वो कब पेश किया गया। तो 2 चीजें आपके सामने आती है। पहला आता है कि रेल बजट का आम बजट में विलय, और दूसरा प्रश्न आपको पूछा जा सकता है देश का प्रथम जो है वो पेपरलेस बजट। इस चीज को थोड़ा सा आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। देखिए जब भारत का जो है वो टाइम पीरियड चल रहा था, भारत आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय की बात है, और उस समय जो है वो आपके उस समय जो है वो होता क्या था कि रेल बजट जो है, रेल बजट
पहले तो रेल बजट और आम बजट अलग अलग ही पेश हो रहा था, लेकिन रेल बजट को आम बजट के साथ में, आम का मतलब होता है कि जिसके अंदर जनता के लिए बजट आता है, और रेल चूंकि भारत के अंदर रेल जो है वो अपने आप में एक बहुत विस्तृत जो है वो फैला हुआ कारोबार है, और इस वजह से जो है वो आपके रेल के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो बजट पहले रखा जाता था, क्योंकि भारत में उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात थी। इसी वजह से अंग्रेजों के टाइम में ही रेल बजट को आम बजट जो है उसी के साथ में जो है वो आपके बजट जो है उसके साथ में ही क्या कर दिया गया, सॉरी, इन दोनों को जो है वो आपके अलग अलग करने की, उससे पहले जो है वो एक साथ आता था, लेकिन आम बजट और रेल बजट को अलग अलग करो और रेल का स्पेशली डेवलपमेंट करो भारत में। इसके लिए जो है वो भारत के अंदर या फिर भारत के इतिहास के अंदर, तो 1924 की बात है, 1924 के अंदर जो है वो एक समिति बनाई जाती है अंग्रेजों के द्वारा, क्योंकि 1947 में भारत आजाद हुआ, उस समय अंग्रेजी शासन था, और एक समिति बनती है जिसका नाम था एकवर्त समिति। क्या नाम था? एकवर्त समिति आती है, और इस समिति ने यह कहा था कि भारत के अंदर जो है वो रेल का डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, इस वजह से आम बजट से रेल बजट को अलग कर दो, इसके लिए अलग से जो है वो एलोकेशन होना चाहिए, और इसके लिए आप अलग से जो है वो बजट आवंटन करो। ठीक है, ये चल रहा था, ये चल रहा था, कब तक चल रहा था? ये 2016 तक चल रहा था, और 2016 के अंदर जो है वो रेल बजट जो है, इस बजट को आम बजट के साथ में मर्ज कर दिया गया, और मर्ज किसने किया? मोदी जी ने। भाई मोदी जी आए, मोदी जी को 2 साल तक तो ठीक लगा कि चल रहा है, लेकिन उनको बाद में लगा कि नहीं भाई ये काम जो है वो गड़बड़ कर रहा है, और इसी वजह से जो है वो मोदी जी ने 2016 के अंदर, नवंबर 2016 में एक समिति बनाई, और उस समिति का नाम था विवेक देबरॉय समिति। क्या नाम था? विवेक देबरॉय समिति, विवेक देबरॉय समिति। और इस समिति ने कहा था कि भाई भारत के अंदर जो आम बजट और रेल बजट अलग अलग पेश हो रहा है 1924 से, उसको क्या कर दो, एक साथ मर्ज कर दो, और अगर मर्ज कर दोगे तो काफी अच्छा जो है वो फायदा मिल सकता है। और इस वजह से नवंबर 2016 में बनी इस समिति की सिफारिश के ऊपर भारत के अंदर जो 2017-18 का बजट था, 2017-18 का जो बजट था, इस बजट के अंदर रेल और प्लस आम दोनों एक साथ ही पेश किया गया था। रेल बजट और आम बजट दोनों एक साथ पेश किया गया था, और इसी बजट में एक और खास चीज हुई, मैंने बताया था अभी स्टार्टिंग में कि 1 फरवरी के दिन भी बजट इसी बजट से जो है वो स्टार्ट होता है, और 1 फरवरी 2017 वो दिनांक थी जब रेल बजट और आम बजट दोनों एक साथ पेश हुआ, और पेश करने वाले जो व्यक्ति कौन थे? अरुण जेटली, जो उस समय के वित्त मंत्री थे, उनके द्वारा इस बजट को एक साथ पेश किया गया था। ठीक है, ये यहां से इतिहास किस चीज का आता है? भारत के अंदर रेल बजट का आम बजट में विलय जो 2017 के अंदर हुआ था, और अलग अलग कब होता है ये? तो 1924 के अंदर ये आपके अलग अलग था, एकवर्त समिति की सिफारिश पर और देबरॉय समिति की सिफारिश पर वापस मर्ज कर दिया गया। एक शब्द लिखा हुआ है देश का पहला पेपरलेस बजट 2021-22, यही सेम टू सेम 21-22 का बजट राजस्थान का भी जो था वो पहला पेपरलेस बजट था, और अब तो रेगुलर चल ही रहा है। तो पेपरलेस का मतलब क्या है भाई? नॉर्मली जो है वो बजट के जो है वो एक एक प्रति प्रत्येक सांसद को दी जाती है, और उसी प्रकार से विधायकों को दी जाती है, लेकिन 2021-22 का वो टाइम पीरियड था जिस टाइम के अंदर जो है वो भारत के अंदर या राजस्थान में सभी जगह पर कोरोना का प्रकोप था। इस वजह से जो है वो हार्ड कॉपी एक दूसरे के बीच में जाएगी तो कोरोना ना फैले, इस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और बाद में राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा 2021-22 का जो बजट था वो पेपरलेस यानी कि बिना पेपर के टेबलेट के अंदर, टेब के अंदर जो है वो क्या किया गया था? पेश किया गया था, और प्रत्येक सांसद एमएलए को टेब दिया गया था। ठीक है, तो यह आपके पेपरलेस बजट आ जाता है 2021-22 का। ठीक है, ये आपके रेल और आम बजट का इतिहास आ जाता है। आगे चलते हैं, बजट का निर्माण। अगला प्रश्न आता है बजट का निर्माण। जो बजट का निर्माण होता है वो कैसे होता है भाई? अभी हमने कहा था कि बजट जो है वो पेश कौन करता है हमारे? तो वित्त मंत्री जो है वो बजट पेश करती है या फिर करता है। तो वित्त मंत्री पेश करेगा, तो वित्त मंत्री किस मंत्रालय का मंत्री होगा? वित्त मंत्रालय का होगा। तो बजट का निर्माण कौन करेगा? वित्त मंत्रालय ही करेगा। तो इसी वित्त मंत्रालय के अधीन जो है वो एक विभाग होता है, और उस विभाग का नाम होता है आर्थिक मामलों का विभाग। और इस विभाग के द्वारा ही या फिर इस विभाग के अंतर्गत एक नोडल निकाय होता है जो कि बजट निर्माण का काम करता है, और उसको कहा जाता है बजट प्रभाग। और इस बजट प्रभाग के द्वारा किस आंकड़ों का यूज किया जाता है? एनएसएसओ द्वारा जारी आंकड़ों का उपयोग करके। यह प्रश्न बन सकता है कि बजट जो है वो किसके आंकड़ों का उपयोग करके बनाया जाता है? तो एनएसओ जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस या फिर केंद्रीय सांख्यिकी जो कार्यालय या फिर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो नई दिल्ली में स्थित है, उसके आंकड़ों का उपयोग करके बजट को पेश किया जाता है। और
बजट जो है ये किसके द्वारा अंतिम रूप से जो है वो पेश किया जाता है, तो वित्त मंत्री की सहायता से जो है वो अंतिम रूप जो है वो इसको दिया जाता है और फाइनली इसको वित्त मंत्री ही पेश कर देती है आपके किसके अंतर्गत, संसद के अंदर या फिर सरकार के अंदर। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपके आता है पॉइंट, अगला क्या आता है, बजट 2025-26 की मुख्य बातें। अब आप पेज नंबर जो है वो 4 के ऊपर आ जाइए, जिसके अंदर जो है वो अपन बजट के 2025-26 की महत्वपूर्ण जो बातें हैं उनकी बात करेंगे। सबसे पहली लाइन जो लिखी हुई है आपके इसके सामने, वो क्या लिखी हुई है, वो लाइन लिखी हुई है आपके, वो लिखी हुई है कि बजट जो है उसकी थीम क्या थी। तो 2025-26 का जो बजट है इसकी थीम क्या आती है, इसकी थीम आती है सबका विकास। इस थीम के साथ भाई मोदी जी का जो सामान्य जो अपना डायलॉग कह लीजिए या फिर जो उनका शब्द था वो था सबका साथ और सबका विकास, बस उसी को ही लेते हुए सबका विकास जो है वो इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। बजट कब पेश किया गया है, अगेन मैंने कहा था कि 2017-18 से 1 फरवरी को स्टार्ट हो गया, तो 1 फरवरी 2025 के दिन ये बजट पेश होता है। बजट पेश कौन करता है, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा इसको पेश किया जाता है। इस बार बजट के अंदर 1 घंटा और 17 मिनट का बजट का भाषण था, जो कि 2020 का 21 का जो बजट था वो सबसे लंबा बजट था अब तक का, जो मैंने आपको बताया 2 घंटा और 40 मिनट का ये सबसे लंबी अवधि का बजट आता है। ठीक है, उसके बाद में मोदी सरकार का जो है ये 3.0 यानी कि तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं और उनका ये पूर्ण बजट है, यानी कि आपके 3.0 का पहला पूर्ण बजट के रूप में भी ये जाना जाता है। निर्मला सीतारमण का जो है ये कौन सा बजट है, 8वीं बार जो है वो बजट पेश किया है इन्होंने। मोरारजी देसाई 10 बार कर चुके हैं, अगले 2 बजट के बाद में उनकी बराबरी तीसरे बजट के अंदर उनसे आगे ये निकल जाएगी। एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो इसमें एक चीज निकल कर आई है जो आपके कल्चर के अंदर प्रश्न पूछा जा सकता है, और वित्त मंत्री जी के द्वारा जो आपके इस बार साड़ी पहनी गई थी वो कौन सी साड़ी थी और वो कहां से और किस व्यक्तित्व से संबंधित थी, इसलिए इन तीनों पॉइंटों को आप विशेष रूप से याद रखना। ये पेज नंबर 4 पर ऊपर लिखा हुआ है। देखिए मधुबनी पेंटिंग जो है वो, उस मधुबनी पेंटिंग से जो है वो युक्त क्या थी, आपके इनकी आपके जो वित्त मंत्री जी जो थी इनकी तस्वीर आप देख सकते हैं गूगल पे जाके, इस मधुबनी पेंटिंग से युक्त साड़ी इन्होंने पहनी थी। ये साड़ी या फिर ये जो पेंटिंग है इसको एक प्रकार से इतने उच्च लेवल के ऊपर ले जाने का जो काम है वो किसने किया है, तो एक महिला है जिनका नाम है दुलारी देवी। उन दुलारी देवी के द्वारा जो है वो इसको यहाँ तक पहुँचाया गया है और वो पद्मश्री का जो है वो अवार्ड भी जीती हुई है इस पेंटिंग के लिए। और इस पेंटिंग का संबंध किससे है, तो बिहार से। तो 3 पॉइंट याद रख सकते हैं, मधुबनी पेंटिंग का संबंध किससे है, बिहार से है पहला पॉइंट, और दूसरा दुलारी देवी से संबंध है, दुलारी देवी जिनको पद्मश्री भी मधुबनी पेंटिंग के लिए मिल रखा है। ठीक है, ये बजट 2025-26 की कुछ मुख्य बातें जो है वो निकल कर आती है। अभी कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आगे ही जो है वो आपके एक टेबल बनाई हुई है जिसमें लिखा हुआ है केंद्रीय राजस्व एवं व्यय। राजस्व का मतलब आप मान लीजिए आय, और व्यय का मतलब है कि जो खर्च है, यानी कि सरकार के पास में रुपया जो है वो कहां से आता है और सरकार का जो रुपया है वो कहां पर जाता है, यानी कि सरकार की इनकम कहां से है और सरकार का एक प्रकार से इन्वेस्ट कह लीजिए या फिर जो खर्च है वो कहां पर है। तो ये 2 पॉइंट यहां पर निकल कर आते हैं। तो अगर अपन क्या माने 1 रुपए या फिर ऐसे मान लीजिए कि 1 रुपए की अपन बात करें या फिर अपन 100 पैसे, 1 रुपए के अंदर कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, और इसी को ही अगर अपन 100% भी मान सकते हैं, तो इस आधार पर आपको देखना है कि सरकार की इनकम या फिर वे जो है वो 1 रुपया है, अगर उसको माने तो 1 रुपए के अंदर 100 पैसे हैं, 100 पैसों में से 24 पैसे जो है वो सरकार के पास में कहां से आते हैं, उधार से या फिर अन्य देयता, यानी कि सरकार जो है वो कहीं ना कहीं से जो है वो उधार लेती है, लोन लेती है, ऋण लेती है, वहां से सरकार के पास में सबसे ज्यादा पैसे आते हैं। 24 पैसे जो है वो उधार से और अन्य देयता से आते हैं। जबकि दूसरा पॉइंट है सरकार के पास में 22 पैसे जो है वो आयकर से, यानी कि इनकम टैक्स से जो है वो निकल कर आते हैं। इसी प्रकार से अगर अपन बात करें तो तीसरे नंबर पर सरकार के पास में 18 पैसे जो है वो वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी से आते हैं, और 17 पैसे जो है वो सरकार के पास में निगम कर से आते हैं। यानी कि सरकार की सबसे बड़ी जो इनकम है वो क्या है, उधार है। भाई वो एक मूवी में डायलॉग है, भाई पैसे की कोई कमी नहीं है, कभी भी किसी से भी उधार ले सकता हूं, तो वही वाला डायलॉग है। सरकार की भी जो है वो 24% जो इनकम है वो क्या है, उधार है। दूसरे नंबर पर कौन आता है, इनकम टैक्स आता है, जो आपके आय के ऊपर कर लगता है, वो भी इस बार चेंज हुआ है, अभी बात करेंगे। 22% यहाँ से आता है, और जीएसटी जो आपके गुड्स एंड सर्विसेज जो टैक्स है वो 18% यहाँ से निकल कर आता है। और चौथे नंबर पर कॉर्पोरेट टैक्स या फिर निगम कर आता है, जो कि 17% है। जबकि भारत से सबसे ज्यादा पैसा कहाँ जाता है
या फिर सरकार का सबसे ज्यादा पैसा कहां पर खर्च होता है, उसमें एक नंबर पर आता है कर एवं शुल्क में राज्य का हिस्सा, जो कि 22 पैसे है। इसका मतलब यह है, समझ लीजिए कि जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जीएसटी एक प्रकार से जो है वो गेन करी है, जीएसटी जो है वो सरकार ने क्या करी है, एक प्रकार से इकट्ठी कर ली है अपने पास में। अब उन टैक्स के अंदर, उन करों के अंदर से या फिर जो भी शुल्क लगाए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनमें जो राज्यों का हिस्सा होता है, उन राज्यों के हिस्सों को वापस राज्यों को देने के अंदर जो है वो 22% या फिर 22 पैसे जो है वो सरकार खर्च कर देती है। यानी कि कर में राज्य का हिस्सा, कर में राज्य का हिस्सा, ये सबसे बड़ा जो है वो खर्च आता है सरकारों के लिए, केंद्र सरकार के लिए सबसे बड़ा खर्च है, जिसमें 22 पैसे जो है वो वापस इनके पास में स्टेट को देती है सेंट्रल गवर्नमेंट। जबकि दूसरे नंबर पर आता है ब्याज भुगतान, जो कि 20 पैसे है। भाई जब हमारी सबसे ज्यादा इनकम उधार है तो उस उधार को ना चुकाए तो उस उधार का कम से कम ब्याज तो हमें चुकाना ही पड़ेगा। तो इधर इनकम सबसे बड़ी हमारे पास में उधार है और इधर हमारा खर्च में दूसरे नंबर पर इस उधार का जो है वो वापस ब्याज आता है। यानी कि सरकार के द्वारा जो भी उधार लिया गया है उसका वापस ब्याज चुकाया जाता है, अपनी इनकम का 20% हिस्सा। ठीक है। तीसरे नंबर पर आता है आपके केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, जैसे कि सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा चाहे डिफेंस यानी कि रक्षा के लिए खर्च किया गया हो, या फिर सरकार के द्वारा कई सारी जो सब्सिडी है उनके ऊपर जो खर्च किया जाता है, उन दोनों को छोड़कर, यानी कि रक्षा एवं प्रमुख सब्सिडी पर पूंजीगत परिव्यय को छोड़कर उसके अलावा, यानी कि डिफेंस सेक्टर में और जो सब्सिडी, चाहे वो गैस में हो, चाहे वो आपके अन्य कोई भी आपके सब्सिडी देती है, चाहे खाद्य सब्सिडी देती है, उन सब सब्सिडी को और आपके रक्षा को, इन दोनों को छोड़कर उनके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो योजनाएं होती है, चाहे वो वृद्धजन के लिए हो, चाहे वो चिकित्सा के लिए हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र के लिए हो, उनमें जाता है। तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा खर्च जो है वो आपके किस में होता है, केंद्र सरकार की जो योजना है, केंद्र की जो योजना है उनके अंदर तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा खर्च होता है, जो कि लगभग जो है वो आपके वही 20% के आसपास ही निकल कर आता है। तो ये तीन जो है वो सबसे बड़े हमारे क्या है, आय के सोर्स है, और ये तीन सबसे बड़े हमारे पास में क्या है, खर्च या फिर आपके एक प्रकार से जो है वो हमारा जो एक प्रकार से व्यय है उसके ऊपर जो है वो एक प्रकार से निकल कर आता है। ठीक है। ये हो जाएगा केंद्र का राजस्व, यानी कि आय और व्यय जो है वो कहां कहां से कितनी कितनी होती है। उसके बाद में आगे आता है केंद्र सरकार के प्रमुख व्यय बजट अनुमान, यानी कि इस बार का जो बजट है 2025-26 का, उसके आधार पर सरकार के द्वारा कहां कहां पर कितना कितना जो है वो व्यय किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, यहां से आपको प्रश्न जो है वो डायरेक्टली पूछा जा सकता है। स्टेट गवर्नमेंट में तो बहुत बार पूछता ही है, राजस्थान में, बाकी केंद्र में तो आपको पूछा ही जाएगा। देखिए सबसे पहला प्रश्न आता है कि इस बार का जो बजट है इसका आकार कितना है, इस बार के बजट का आकार कितना है। तो 2025-26 का जो हमारा बजट है, इस बजट के अंदर इस बार सरकार इस वित्त वर्ष के अंदर 25-26 में कितना खर्च करने वाली है, 50.65 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। यानी कि लगभग 50.65 कहने का मतलब हो गया 50.5 लाख करोड़ रुपए सरकार इस वित्त वर्ष में इस बजट के तहत खर्च करने वाली है। और सरकार के पास में ऑल ओवर इनकम कितनी है, यानी कि कुल प्राप्तियां कितनी हो सकती है, तो 34 लाख का अनुमान है कि हमारे पास जो प्राप्तियां है वो 34 लाख की रहेगी। तो बचा हुआ 16 लाख कहां जाएगा, वो हमारे घाटे के अंदर जाएगा। तो 50 लाख का हमारा टोटल बजट इस बार रखा गया है, 50.65 लाख का, और इनकम हमारी या फिर जो हमारे प्राप्तियों का अनुमान है वो 34.96 लाख करोड़ आता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सरकार के द्वारा किन किन क्षेत्रों के अंदर कितना कितना खर्च किया जाएगा। इसमें आप ज्यादा नहीं तो ये तीन जरूर याद रखना है कि सरकार के द्वारा केंद्रीय बजट 2025-26 में सबसे ज्यादा जो खर्च है वो कौन सी तीन चीजों के ऊपर किया गया है। तो सबसे ज्यादा तो हमारा जो खर्च होने वाला है वो हमारा किस चीज पर होने वाला है, वो होगा हमारा ब्याज भुगतान के ऊपर। ब्याज भुगतान के ऊपर कितना होगा, 12.76 लाख करोड़ होगा। जो हमने यहां पर अभी बताया है कि ब्याज हमारे 2 नंबर पर सबसे ज्यादा आता है, और इसी में ही सबसे ज्यादा हमारे बजट का 50.65 लाख करोड़ में से 12.76 लाख करोड़ केवल ब्याज भुगतान में जाने वाला है। दूसरे नंबर पर सरकार ने सबसे ज्यादा खर्च करने का टारगेट रखा है परिवहन के ऊपर। जब से नितिन गडकरी जो है हमारे परिवहन मंत्री बने हैं, तब से उन्होंने नेशनल हाईवे को ऐसा चमका दिया है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और लगभग 5.48 लाख दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा आवंटन परिवहन के लिए रहने वाला है। तीसरा सबसे बड़ा आएगा रक्षा के लिए, और रक्षा के लिए लगभग कितना है, 4.91 लाख करोड़ जो है वो आपके डिफेंस सेक्टर को सरकार के द्वारा दिया जाएगा। इतना बजट बड़ा जो है वो बजट केवल अपन डिफेंस के लिए दे रहे हैं, जो कई सारे देशों की GDP तक होती है।
उसके बाद में अगला आता है 4 नंबर पर, शिक्षा के लिए जो है वो सरकार के द्वारा 1.28 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे और स्वास्थ्य के लिए सरकार के द्वारा 98,311 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ये टॉप 5 जो है वो सरकार के द्वारा इस बार के बजट के अंदर किए जाने वाले आवंटन है, जिसमें ज़्यादा नहीं तो आप टॉप 3 तो जरूर याद रखना है। मैक्सिमम ब्याज के लिए होगा 12.76 लाख करोड़, दूसरे नंबर पर परिवहन है 5.48 लाख करोड़, तीसरे नंबर पर रक्षा है 4.51 जो है 4.91 लाख करोड़। बाकी शिक्षा के लिए डायरेक्ट आपको पूछा जा सकता है 1.28 लाख करोड़, और स्वास्थ्य के लिए 98,000 करोड़ के आसपास जो है वो स्वास्थ्य के लिए रहने वाला है। तो जब हम जो है वो हमारे बजट का आकार ये है, प्राप्तियां इतनी हैं, तो लगभग 16 लाख करोड़ का हमारे घाटा लगेगा। तो इस वजह से हम घाटे को जो है वो अलग से ही पढ़ लेते हैं कि भाई हमारे जो है वो बजट 2025-26 के अंदर जीडीपी का कितना प्रतिशत जो है वो हमारे घाटा लगेगा। जीडीपी क्या होती है? अब यहाँ पर एक शब्द आया है जीडीपी। जीडीपी का मतलब होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर सकल घरेलू उत्पाद। आप इसको अभी इतना सा ही समझ लीजिए, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में मैं पूरा का पूरा इसको डिटेल में बता दूंगा। इतना सा समझ लीजिए कि ये आपका भारत है और इस भारत की जो भौगोलिक सीमा है इसके अंतर्गत उत्पादित होने वाली कोई भी वस्तु हो, चाहे कोई भी सेवा हो, सर्विस हो, उनका जो भी अंतिम मूल्य होता है, अंतिम मूल्य का मतलब हो गया लास्ट जो जहां पर उसकी खरीदारी होगी, उस अंतिम मूल्य का आपको क्या करना है, योग करना है, टोटल करना है, वही हमारी क्या हो जाएगी, जीडीपी हो जाएगी। तो वस्तु प्लस सेवा जो है उनके अंतिम मूल्य का योग जो है वो हमारी जीडीपी है। ये आप इतना सा समझ लीजिए। अब वस्तु और सेवा का अंतिम मूल्य का मतलब ये हो गया कि भाई जैसे गेहूं निकल गया है आपके खेत के अंदर, तो उस समय उसका पैसा नहीं जोड़ना है। गेहूं से बिस्किट बन के फाइनली मार्केट में बिका है, वो वाला पैसा जोड़ना है। नहीं तो अगर आप गेहूं का जोड़ लोगे, बाद में आप बिस्किट का जोड़ लोगे, तो दोहरी गणना हो गई, क्योंकि वहां पर भी गेहूं का काउंट है, यहाँ पे भी गेहूं का काउंट है। तो डबल जो है वो अपने को काउंटिंग नहीं करनी है। वस्तु और सेवा के अंतिम मूल्य का ही योग आपको करना है, और वो योग जो होगा वो जीडीपी होगा। उस जीडीपी का कितना प्रतिशत जो है वो हमारे घाटा लगने वाला है, ये आपके लिए 2 इंपॉर्टेंट घाटे जो है वो आपके सामने बताए गए हैं। इनको आप विशेष रूप से जो है वो याद रखना है। ये आपको डायरेक्टली एग्जाम के अंदर जो है वो आपके क्या कर सकते हैं, पूछा जा सकता है। जिसमें देखिए सबसे पहला आता है आपके राजकोषीय घाटा और एक आता है आपके राजस्व घाटा। वैसे अपन राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे तब मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूंगा। और भी एक आता है राजस्व घाटा, राजस्व घाटा, और एक आता है आपके राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा। देखिए राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा 2 प्रकार के जो है वो सरकार के द्वारा व्यय किए जाते हैं। एक व्यय होता है और एक प्राप्ति। प्राप्ति और व्यय 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय, एक होता है पूंजीगत प्राप्ति, पूंजीगत व्यय। तो राजस्व का मतलब होता है, राजस्व जो आपके प्राप्तियां होती है सरकार की वो निश्चित होती है, निश्चित समयांतराल में आती है। और राजस्व प्राप्तियां जो है वो ऐसी होती है कि जिनकी वजह से सरकार को अतिरिक्त कोई जो है वो घाटा नहीं लगे, या फिर जिसको अपन कह सकते हैं कि सरकार की ऐसी इनकम जो फिक्स टाइम पीरियड के साथ में आती है। जैसे कि इनकम टैक्स है, जैसे कि कोई शुल्क की वसूली है, जैसे कि कोई जुर्माना है, वो सारे के सारे राजस्व में आते हैं। तो राजस्व से प्राप्ति जो हमारी आय होगी वो हमारी राजस्व आय है, और जो हमारे राजस्व जो खर्च है जो निश्चित समय के अंदर जाते हैं वो हमारे राजस्व व्यय होंगे। तो राजस्व घाटे का मतलब होता है राजस्व आय, राजस्व व्यय को रख लीजिए भले पहले, राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय, राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपके क्या कहलाएगा, राजस्व घाटा कहलाएगा। जबकि दूसरा वाला जो होता है वो होता है आपके राजकोषीय घाटा जो है वो। अब राजकोषीय घाटे का मतलब क्या होता है, राजकोषीय घाटे में राजस्व और पूंजीगत दोनों को मिक्स कर देते हैं, तो राजस्व प्लस पूंजीगत जो है वो दोनों कहलाता है कुल, और कुल जो है वो व्यय हो जाएगा, यानी कि राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय वो हो जाएगा कुल व्यय। माइनस क्या किया जाता है आपका कुल आय। कुल आय का मतलब राजस्व आय और आपके पूंजीगत आय, लेकिन इसमें एक आय जो है उसको ऐड नहीं किया जाता है, और वो कौन सी आती है, उधार। यानी कि उधार जो है उसको छोड़कर जो है वो बाकी वाली कोई भी आय हो, क्योंकि उधार जो है वो हमारी आय नहीं है, उसको तो वापस भी चुकाना है हमें, इसलिए उधार को छोड़कर बाकी जो भी आय है उसको घटा दीजिए व्यय में से, वो हमारे पास में राजकोषीय घाटा आता है। इसको बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट, और इसको बोला जाता है आपके फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, तो आरडी और एफडी 2 आपके सामने निकल कर आते हैं। तो राजकोषीय जो हमारा घाटा है ये बड़ा घाटा होता है, क्योंकि इसके अंदर ऑल ओवर सारा का सारा व्यय और सारा का सारा, यानी कि राजस्व और पूंजीगत दोनों इसमें शामिल है। इस वजह से राजकोषीय घाटा और आपके राजस्व घाटा दोनों अलग अलग होते हैं। राजकोषीय घाटा जो है वो 2024-25 के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। राजकोषीय जो घाटा है ये 2024-25 जो अभी पिछले वाला वित्त वर्ष है उसमें संशोधित करके इन्होंने बताया है कि हमारा घाटा कितना था। तो राजकोषीय हमारा था जीडीपी का 4.8%,
और वही 2025-26 यानी कि जो इस बार वाला बजट है इसके आधार पर यहाँ पर लिखा हुआ देखिए संशोधित, यानी कि वो फाइनल हो चुका है कि 2024-25 में हमारे राजकोषीय घाटा 4.8% लगा है जीडीपी का, जबकि ये अनुमानित है कि इस बार वाले बजट के हिसाब से हमारा अनुमान है कि लगभग हमें 4.4% क्या लगने वाला है, घाटा लगेगा। कौन सा? राजकोषीय घाटा। ठीक है, वही राजस्व घाटा जो है ये हमारा 1.9% संशोधित है। पिछली बार जीडीपी का 1.9% हमारे राजस्व घाटा लगा है और इस बार हमारा अनुमान है कि 1.5% जो है वो हमारा क्या रहना चाहिए, राजस्व घाटा जो है वो इस बार रहने का अनुमान है, या फिर इतना जो है वो इस बार हमारा घाटा जो है वो रह सकता है। ठीक है, तो ये आप दोनों याद रख सकते हैं, इनको अपन और डिटेल में पढ़ेंगे जब आर्थिक समीक्षा के ऊपर अपन चर्चा करेंगे, तब आपके सामने और चीजें निकल कर आएगी। इस बार जो है वो ये तो प्रतिशत में दिया हुआ है, ठीक है ना, ये तो क्या है प्रतिशत में है, और यहाँ पर आपके अनुमानित बताया हुआ है। अगर आपको डेटा भी पूछ लिया जाए तो इसको भी आप याद रख सकते हैं कि हमारा जो है वो राजकोषीय घाटा कितना रह सकता है, 15.28 लाख करोड़, और राजस्व घाटा 5.23 लाख करोड़ का जो है वो हमारे घाटा रह सकता है। ठीक है, ये यहाँ तक हमारी जो भी बेसिक चीजें थी वो सारी की सारी आ चुकी है। अब इस बार वाले बजट के अंदर क्या क्या घोषणाएं की गई है वो डायरेक्टली अपने को पढ़नी है, और यहाँ से एक प्रश्न ऐसा बन सकता है जो मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वो प्रश्न है आपके आरएस मेंस के लिए। ये प्रश्न आपके आरएस मेंस के अंदर पूछा जा सकता है। कितने नंबर में? 10 नंबर के अंदर ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि बजट 2025-26 जो है उसके आपको क्या बताने हैं। बजट 2025-26 के जो 4 इंजन बताए गए हैं, या फिर केवल इंजन भी लिखा हुआ आ सकता है। अब बजट 2025-26 के इंजन के ऊपर जो है वो आपको विश्लेषण करना है, या फिर आपको संक्षेप में बताना है। 100 शब्द 10 नंबर के अंदर आरएस में ये प्रश्न डायरेक्टली मेंस में इस बार आ सकता है, पूरी संभावना है। तो 2025-26 के बजट में सरकार ने कितने इंजन रखे हैं? पहला पॉइंट, 4 इंजन रखे हैं। कितने इंजन रखे हैं भाई साहब? 4 इंजन रखे हैं। भाई कोई भी रेलगाड़ी चलती है तो उस रेलगाड़ी तो ऐसे चलेगी, लेकिन रेलगाड़ी के अंदर सरकार ने 4 इंजन रखे हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, यानी कि सरकार ने कहा है कि अगर 4 इंजन, इन 4 इंजनों को अगर मजबूती दे देंगे तो देश की जो रेलगाड़ी है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ सकती है। 4 इंजन कौन कौन से रखे गए हैं? पहला है आपके कृषि, दूसरा है आपका एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी कि सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम, और तीसरा आता है निवेश, चौथा आता है निर्यात। कृषि का मतलब आप जानते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में जितना का जितना सरकार ने इस बजट में बताया है वो कृषि में बताया है। दूसरा इंजन है आपके एमएसएमई, जिसके अंदर उद्योग क्षेत्र की बातें हैं। तीसरा है आपका निवेश, जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट की बात की गई है, और चौथा है निर्यात, यानी कि एक्सपोर्ट हमारे कैसे क्या बढ़ाना है। ये 4 इंजन बताए गए हैं। इस इंजन के अंदर अगला आपको ये वाला पॉइंट लिखना है। इस इंजन के अंदर जो है वो 3 चीजों का इसमें अर्थ बताया गया है। पहला है कि ईंधन, इस इंजन के अंदर ईंधन का काम कौन करेगा? वो करेगा सुधार करना, यानी कि सरकार के द्वारा जो भी काम किए गए हैं, जो करने वाले हैं आने वाले समय में, या फिर जो किए गए हैं जिनमें जो कमियां रही है उनको सुधार करना। अगर हम सुधार कर देंगे तो वही हमारे इस रेलगाड़ी के अंदर फ्यूल का काम करेगा। दूसरा पॉइंट है कि आपके जो मार्गदर्शक है, मार्गदर्शक जो है यानी कि जो आपको मार्ग बताएगा, जो रास्ता बताएगा कि इस पटड़ी के ऊपर जो है वो हमें कहां तक जाना है आगे, तो वो जो मार्गदर्शक होगा वो कौन रहने वाला है? वो रहेगा समावेशित को ध्यान में रखकर, यानी कि आपको सभी लोगों का सोचना होगा। केवल आप सर्विस सेक्टर की तरफ नहीं जा सकते, आप केवल उद्योग क्षेत्र की तरफ नहीं जा सकते, केवल कृषि की तरफ नहीं जा सकते। तीनों को सम्मिलित करके, गरीब अमीर सबको सम्मिलित करते हुए चलना है, तब ही हमारे लिए जो है वो रास्ता या फिर मार्गदर्शक है वो अच्छा रहेगा। और तीसरा है टारगेट, यानी कि लक्ष्य। हमें इस ट्रेन को कहां तक लेकर जाना है? तो हमें इस ट्रेन को 2047 तक कहां तक लेकर जाना है? विकसित भारत तक, यानी कि भारत को एक डेवलप कंट्री बनानी है, यह हमारा लक्ष्य है। तो 3-4 चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट निकल कर आती है। पहली है कि हमारी एक ट्रेन है जो मोदी जी ने इस बार सोची है, जिसमें 4 इंजन लगाए जाएंगे। पहला इंजन होगा कृषि, जिसके ऊपर काम किया जाएगा। दूसरा इंजन होगा एमएसएमई, जिसके ऊपर काम किया जाएगा। तीसरा इंजन होगा निवेश। चौथा इंजन होने वाला है निर्यात। इन 4 चीजों के ऊपर काम किया जाएगा। दूसरा, इस ट्रेन को कैसे चलाया जाएगा, तो इसमें फ्यूल या फिर ईंधन का काम कौन करेगा? जो काम किए गए हैं उनके अंदर सुधार करना है हमारे फ्यूल होगा। दूसरा आता है हमारा मार्गदर्शक, यानी कि ट्रेन कैसे अच्छे से चल सकती है, तो समावेशित विकास हो, सभी को एक साथ करके हमें हमारा डेवलपमेंट करना है। और तीसरा, ट्रेन को कहां तक लेकर जाना है, तो डेवलप कंट्री या फिर विकसित भारत तक जो है वो हमें लेकर जाना है। जो मोदी जी का लक्ष्य है कि देश आजाद हुआ 1947 में, उसके 100 साल बाद 2047 के अंदर भारत को एक विकसित भारत बना के छोड़ना है, ये इनका टारगेट आता है। तो ये 4 इंजन है और इन चारों इंजनों का क्या आ जाता है? आपके अर्थ आ जाता है। अब अपन एक एक इंजन के ऊपर स्पेशली चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला इंजन कौन सा था? कृषि। देखिए कृषि के ऊपर जो है वो कौन कौन सी बातें कही गई है।
कृषि के ऊपर डायरेक्टली जो है वो आपकी योजनाएं आने वाली है। और ये योजनाएं आप अगर 10 नंबर में प्रश्न पूछा जाए अगर आरएस में, तब तो आपको ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट लिखना है। अगर 10 नंबर में नहीं पूछा जाए तो संभवतः आपको 2-2 नंबर में या 5-5 नंबर के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि पहली योजना आती है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, जो कि आपके योजना किसकी है भाई, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर इस योजना को क्या करेंगे, आपके चलाने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री धन धान्य योजना, केंद्र प्लस राज्य ये दोनों क्या करेंगे, इसको मिलकर चलाने वाले हैं। केंद्र और राज्य जो है वो दोनों मिलकर चलाएंगे इस योजना को, पहला पॉइंट। दूसरा आता है कि इसका मानदंड क्या रखा गया है, तो इसका लक्ष्य क्या है, लक्ष्य क्या है इसका, तो कम उत्पादकता, यानी कि ऐसे क्षेत्र जहां पर प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो, कम फसल बुआई यानी कि जहां पर फसलों की बुआई जो है वो कम होती है, और औसत से कम ऋण यानी कि वाले क्षेत्र, यानी कि ऐसे क्षेत्र जहां पर ऋण जो है वो किसानों तक नहीं पहुंच रहे हैं, एवरेज से कम ऋण जा रहे हैं। तो कम उत्पादकता वाले क्षेत्र या फिर कम बुआई वाले क्षेत्र या फिर औसत से कम ऋण वाले जो क्षेत्र है उनको इसमें शामिल किया जाएगा। स्टार्टिंग में कितने जिले रखे जाएंगे, तो 100 जिले जो है वो भारत के इसमें स्टार्टिंग में शामिल किए जाएंगे। तो भाई मैक्सिमम ये वाला जो एरिया है ये कहां पर है, नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया है वहां पर है, उन क्षेत्रों में, और जो राजस्थान जैसे या फिर जो भी आपके बैकवर्ड स्टेट है उनके अंदर जो है वो मेनली ऐसी चीजें देखने को मिलती है जहां पर उत्पादकता कम है, फसल की बुआई कम है और ऋण जो है वो वहां पर किसानों तक कम पहुंचा है। तो ये इसके मानदंड है। इसके उद्देश्य क्या है, तो इस योजना के उद्देश्य है पहला, तो जो इसके कमियां हैं वही, जिन कमियों को सुधारने की बात है वही इसके उद्देश्य है। तो पहला है संवर्धित कृषि उत्पादकता, यानी कि कृषि की उत्पादकता को क्या किया जाएगा, संवर्धित, यानी कम उत्पादकता वाला क्षेत्र है वहां पर उत्पादकता को क्या किया जाएगा, संवर्धित किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। दूसरा आता है फसल विविधता और सतत कृषि पद्धति, जिसकी वजह से क्या होगा, उत्पादकता बढ़ेगी। तीसरा आता है आपके पंचायत व ब्लॉक स्तर के ऊपर क्या किए जाएंगे, भंडारण किया जाएगा, और इसकी वजह से भी क्या होगा, आपके फसल की उत्पादकता बढ़ेगी। तीसरा आता है सिंचाई सुविधा जो है उसमें सुधार करेंगे, जिसकी वजह से फसल की कम बुआई जो है वो बढ़ेगी। और पांचवा आता है आपके दीर्घ और लघु अवधि के ऋण दिए जाएंगे, जिससे कि औसत से कम वाले ऋण वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर ऋण की उपलब्धता हो पाएगी। इस वजह से इन 5 लक्ष्यों के साथ में और इन 3 मानदंडों के साथ में केंद्र और राज्य मिलकर 100 डिस्ट्रिक्ट के अंदर शुरुआत में प्रधानमंत्री धन धान्य योजना स्टार्ट करेंगे, जो कि आपके पहले इंजन के अंदर कृषि के अंदर इस चीज के बारे में बताया गया है। ठीक है। दूसरा आपके जो है वो आपके आता है इस योजना के बाद में, इसी के अंदर ध्यान रखना है, इसी प्रथम इंजन में ही है। धन धान्य योजना के बाद में अगला पॉइंट आता है, वो आता है आपके कौन सा वाला, इंपॉर्टेंट लगा देते हैं, दलहन के अंदर आत्मनिर्भर मिशन, यानी कि भारत को दलहन के अंदर आत्मनिर्भर बनाने। वैसे भारत जो है वो दलहन उत्पादन में विश्व में 1 नंबर पर है, लेकिन फिर भी भारत को दलहन के अंदर आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 3 चीजें स्पेशली इसमें याद रखनी है। पहली, केंद्र सरकार ये योजना चलाएगी, 6 वर्षों के लिए इस योजना को चलाने वाली है, और इसमें 3 जो है वो आपके क्या शामिल की गई है, आपके दालें शामिल की गई है, तुअर है, मसूर है और उड़द है। TMU के नाम से याद रख लीजिए, TMU 3 जो है वो इसके अंदर क्या आ जाती है, आपके दाल जो है वो शामिल है। एक तो आपके कौन सी है, तुअर की है, मसूर की है और उड़द की है। TMU जो है वो शामिल है, 6 साल के लिए होगा और केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जाएगा। अगला एक और आता है आपके मखाना बोर्ड। मखाना बोर्ड जो है ये केंद्र सरकार के द्वारा कहां पर बनाया जाएगा, तो बिहार के अंदर क्या बनाया जाने वाला है, आपके मखाना बोर्ड बनाया जाएगा। मखाना आपने खाए होंगे, व्हाइट व्हाइट होते हैं, बड़े बड़े वो मखाने होते हैं। तो मखाना बोर्ड, चूंकि वहां के किसान, चूंकि बिहार के अंदर मखाने का काफी बड़े लेवल के ऊपर उत्पादन होता है, इसलिए केंद्र सरकार ने सोचा कि क्यों ना मखाना का जो उत्पादन है, जो उसका प्रसंस्करण है, यानी कि उसका जो आपके एक प्रकार से प्रोसेसिंग है, फूड प्रोसेसिंग कह सकते हैं, और मूल्य जो संवर्धन है और जो विपणन है, उसके अंदर अगर हम सुधार लाए तो बिहार के किसानों के साथ में क्या हो सकता है, एक प्रकार से जो है वो एक प्रकार से डेवलपमेंट हो सकता है। तो मखानों के उत्पादन, उसके प्रसंस्करण, मूल्य निर्धारण या फिर मूल्य संवर्धन और विपणन, इन 4 चीजों के अंदर सुधार किया जाएगा। बिहार के अंदर मखाना बोर्ड बनाया जाएगा। अगला आता है आपके कपास उत्पादकता मिशन, जिसके अंदर साफ पता चल रहा है कपास की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए मिशन लाया गया है। और ये मिशन भी कितने साल के लिए चलेगा, 5 साल के लिए मिशन चलने वाला है। साफ पता चल रहा है कि कपास की उत्पादकता बढ़ानी कैसे बढ़ेगी, तो अतिरिक्त लंबाई वाली जो कपास की किस्में हैं, यानी कि ऐसी किस्में हम कपास की जो है वो लेकर आएंगे जिसके अंदर कपास का जो रेशा है वो ज्यादा लंबाई वाला हो, तो उसका हम इसके अंदर मेनली ध्यान रखने वाले हैं।
एक और प्रश्न वनडे एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसान क्रेडिट कार्ड। आप सभी को पता है 1998 के अंदर शिवरमन समिति की सिफारिश को ऊपर जो है वो केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो शुरू किया गया था, और इसके अंतर्गत सरकार के द्वारा जो है वो 50% ऋण के ऊपर जो है वो बहुत कम सैकड़े यानी कि 50 पैसे मान लीजिए, 50 पैसे जो है इसके ऊपर जो है वो केंद्र सरकार जो है वो ऋण दिया करती है किसानों को, जिसको किसान क्रेडिट कार्ड कहते हैं। कार्ड बनता है, उसमें पहले 3 लाख तक जो है वो ऋण दिया जाता था। 3 लाख से ज्यादा लेना है तो फिर आपके इंटरेस्ट रेट ज्यादा लगती थी। इसको सरकार ने 3 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है, अब 5 लाख कर दिया है। वनडे एग्जाम के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि केसीसी के अंदर जो है वो अब ऋण की जो सीमा है वो कितनी कर दी गई है, वो 3 लाख से बढ़ाकर आपके 5 लाख जो है वो कर दी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला आता है आपके एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न, वो आता है यूरिया संयंत्र। यूरिया का जो संयंत्र है, जो यूरिया आपके काम में आता है एक प्रकार से उर्वरक या फिर आपके फर्टिलाइजर के रूप में, उसके लिए जो है वो असम के अंदर एक जगह है जिसका नाम है नामरूप। उस नामरूप असम के अंदर एक यूरिया का संयंत्र बनाया जाएगा, जिसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी रहेगी, 12.7 लाख मीट्रिक टन जो है उसकी उत्पादन क्षमता रहने वाली है। इस वार्षिक उत्पादन लक्ष्य के साथ में नामरूप असम के अंदर यूरिया संयंत्र जो है वो आपके बनाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रीय जो है वो उच्च पैदावार मिशन का कार्यान्वयन किया जाएगा, तो पैदावार को बढ़ाने के लिए मिशन होगा। और एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है उसको उत्प्रेरक के रूप में जो है एक जो भारत के अंदर भारतीय डाक जो इंडियन पोस्ट काम कर रही है उसका यूज किया जाएगा। तो ये आपके आ जाता है पहला इंजन जो कि कृषि के रूप में आता है। आपको अगर प्रथम इंजन कृषि ऐसा पूछा जाए 5 नंबर के अंदर आरएस मेंस में, तो आपको डायरेक्ट बताना है प्रधानमंत्री धन धान्य योजना, केंद्र राज्य की योजना है, 100 डिस्ट्रिक्ट में आएगी, यहाँ पर चलाई जाएगी, ये इसके उद्देश्य है। फिर दलहन के लिए आत्मनिर्भर मिशन, मखाना बोर्ड है, कपास उत्पादकता मिशन है, केसीसी है, यूरिया संयंत्र है, और बाकी इंडिया पोस्ट का जो है उत्प्रेरक के रूप में काम में लिया जाएगा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में। ये चीजें आप इसके अंतर्गत बता सकते हैं। पहले इंजन के बाद में दूसरा इंजन जो है वो कौन सा था, उद्योग क्षेत्र के लिए। और दूसरा इंजन जो है वो कौन सा आ जाता है आपका, दूसरा इंजन अपना आता है एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस बार जो है वो आरएस मेंस में यहां से प्रश्न आने की पूरी संभावना है मेरे हिसाब से। एमएसएमई की परिभाषा जो है उसको क्या कर दिया गया है, परिवर्तन कर दिया गया है। पिछली बार जब ये परिभाषा परिवर्तन हुई थी तब 2021 के आरएस मेंस के अंदर प्रश्न पूछा गया था कि एमएसएमई जो है माइक्रो स्मॉल मीडियम, इस एमएसएमई के अंदर माइक्रो स्मॉल मीडियम एमएसएमई के अंदर जो आपके उद्योगों का निवेश और जो टर्नओवर है वो आपको लिखना है। ये डायरेक्टली प्रश्न जो है वो पूछा गया था पिछली बार, तो संभवतः इस बार भी आपके ये प्रश्न पूछा जाए कि एमएसएमई की नई परिभाषा जो बजट 2025-26 में कही गई है उसके आधार पर जो है वो आपको बताना है। तो ये आपके आरएस के अंदर मेरे हिसाब से 5 नंबर के अंदर, 5 पिछली बार भी 5 में आया था, इस बार भी 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए इसमें कौन सी चीज आपको पूछी जा सकती है। देखिए पिछली बार जब आपके एमएसएमई का मतलब क्या है, माइक्रो सूक्ष्म, स्मॉल यानी लघु और मीडियम यानी मध्यम। एमएसएमई कोई भी उद्योग जो है वो एमएसएमई कब कहलाएगा, तो सरकार ने एक जो है वो चीज बता रखी है कि किसी भी जो आपके उद्योग है, छोटा उद्योग है, उस उद्योग के अंदर यानी कि निवेश जो है, निवेश का मतलब इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है और उसका सालाना जो टर्नओवर है वो कितना हो रहा है, उस आधार पर हम जो है वो प्रत्येक उद्योगों को क्या किस चीज में दर्जा देंगे, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम के अंदर हम दर्जा देने वाले हैं। यानी कि यही उद्योग जो है वो एमएसएमई उद्योग के रूप में क्या कर सकते हैं, आपका पंजीकरण जो है वो अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। तो कौन कौन से उद्योग जो है वो पंजीकरण करवा सकते हैं, तो उनकी इसमें जानकारी दी थी। तो निवेश का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट, यानी कि जैसे आप अगर कोई दुकान खोल रहे हो तो उसमें 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए लगा रहे हो, वो आपका निवेश है। लेकिन आप 1-2 लाख रुपए ही थोड़ी टर्नओवर करोगे पूरे साल में, तो आप माल को नया माल मंगाओगे, पुराना बेचोगे, तो पूरे साल का आपका टर्नओवर हो सकता है कि 5 लाख का भी हो जाए, 10 लाख का भी हो जाए। तो टर्नओवर हमेशा ज्यादा रहेगा, निवेश हमेशा कम रहेगा। तब सरकार ने यह कहा था, पिछली वाली परिभाषा बता रहा हूं, कि इस 1 करोड़ रुपए का अगर किसी कंपनी में निवेश है और अगर आपके 10 करोड़ का, अगर आपके 10 करोड़ का अगर किसी कंपनी के अंदर या फिर उद्योग के अंदर क्या है आपके टर्नओवर है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर 10 नहीं 5 करोड़ के अंदर अगर टर्नओवर है, 1 करोड़ और 5 करोड़ का अगर क्या है आपके टर्नओवर है, तो ऐसी कंडीशन में उस उद्योग को हम माइक्रो या फिर सूक्ष्म उद्योग के रूप में क्या दे देंगे, हम दर्जा दे देंगे। ठीक है साहब। उसके बाद में उन्होंने कहा कि अगर उस उद्योग के अंदर या फिर उस कंपनी के अंदर जो है वह 10 करोड़ का अगर किसी उद्योग में अगर टर्नओवर आपके निवेश है और उसी उद्योग के अंदर अगर आपके 50 करोड़ का क्या है टर्नओवर है, तो उसको हम आपके स्मॉल या फिर लघु के रूप में पंजीकरण करेंगे। और अगर उस किसी उद्योग के अंदर 50 करोड़ का निवेश है और आपके जो है किसी उद्योग के अंदर
250 करोड़ का क्या है आपके टर्नओवर है, तो ऐसी कंडीशन में हम उसको मध्यम या फिर आपके मीडियम जो एंटरप्राइजेज है उसके रूप में हम उसको क्या दे देंगे, दर्जा दे देंगे। इसको पहले वाले को अपन कैसे याद रखते थे, इसको ऐसे याद रखते थे जैसे कि आपको ये 1 और 5 याद रखना है, बाकी सब याद रह जाएगा। 1 और 5 माइक्रो के अंदर निवेश 1 का है और टर्नओवर 5 का है। फिर इससे इसमें जाएंगे ना तो इसको 10 से गुणा करना है और इससे इसमें जाएंगे तो इसको 5 से गुणा करना है। देखिए 1 और 5 10 से गुणा करिए, ये हो जाएगा 10 करोड़, इसको करेंगे 50 करोड़। फिर इसको इसमें से इसमें जाएंगे तो 5 से गुणा करना है, इसको करेंगे 50 करोड़, इसको 5 से करेंगे तो आपके 250 करोड़ का ये आपके हो जाएगा। लेकिन अब सरकार ने क्या कर दिया है, सरकार ने इस वाली आर्थिक समीक्षा इस बजट के अंदर कहा है कि किसी भी कंपनी के लिए अब नई परिभाषा के अनुसार जो है वो एमएसएमई जो है वो क्या रहने वाला है। तो एमएसएमई इन्होंने कह दिया कि निवेश, जो भी निवेश है इस निवेश को 2.5 गुना कर दो आप, और जो भी टर्नओवर है इसको आप 2 गुना कर दो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपके पहले 1 करोड़ था वो अब 2.5 गुना हो जाएगा। और 2.5 गुना का मतलब क्या हो गया, इसको ऐसे समझ लीजिए कि 2.5 गुने का मतलब अब क्या हो जाएगा, 2.5 गुने का मतलब अब माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, इसको यहीं पे समझ लीजिए। देखिए 2.5 गुना करेंगे तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 1 से जो है वो 2.5 करोड़ हो जाएगा, और इसको 2 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 करोड़ हो जाएगा। यानी कि अब किसी भी उद्योगों को एमएसएमई के अंदर माइक्रो के रूप में तब लिया जाएगा तब 2.5 करोड़ का आपका क्या होना चाहिए, निवेश, और 10 करोड़ का क्या होना चाहिए, टर्नओवर। फिर आगे वापिस वही चीज लगेगी, इसको 10 से गुणा करना है, इसको 5 से, तो इसको पहले आप 10 से गुणा करिए, इसको 10 से करेंगे तो ये बन जाएगा 25 करोड़। यानी कि 25 करोड़ का तो होना चाहिए निवेश, और इसको अगर हम 10 से गुणा करेंगे तो 100 करोड़ का होना चाहिए आपके क्या, टर्नओवर, तो उसको हम कहेंगे स्मॉल। और फिर इसको 5 से गुणा करना है तो इसको 5 से करेंगे तो 25 पंजे 125 करोड़ का तो होना चाहिए निवेश, और इसको अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो 500 करोड़ का होना चाहिए आपके टर्नओवर, तो उसको हम कहेंगे मीडियम एंटरप्राइजेज। बस यही काम किया गया है। पहले यह था आपको 1 और 5 याद रखना है, उससे आप 10 और 5 से गुणा करके पुरानी परिभाषा निकाल सकते हैं, और निवेश को 2.5 गुना और टर्नओवर को 2 गुणा करके, और आप जो है वो इनको पहले वाले को ही चेंज कर लो, पहले 2.5 और 10 और फिर वापस 10 और 5 से गुणा करके नई वाली परिभाषा निकाल सकते हैं। बस यही यहां पे किया गया है। और इस बार वन डे एग्जाम में हो चाहे आरएस मेंस में हो, आपके ये प्रश्न बनेगा 101% कि एमएसएमई की नई परिभाषा क्या है। तो माइक्रो के अंदर अब निवेश होगा 2.5 करोड़ का, टर्नओवर होगा 10 का, लघु के अंदर 25 करोड़ का निवेश, 100 करोड़ का टर्नओवर, मध्यम में 125 करोड़ का निवेश और 500 करोड़ का टर्नओवर हो जाएगा। ये आपके एमएसएमई की नई डेफिनेशन है जो इस बार आरएस मेंस में पूछे जाने की पूरी संभावना है। अगला देखिए उद्यम पोर्टल। उद्यम पोर्टल बेसिकली एमएसएमई के अंदर ही एक ऐसा पोर्टल बनाया गया है जिस पोर्टल के ऊपर जाके कोई भी इंडस्ट्री अगर इस वाले दायरे के अंदर आ रही है तो वो जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकती है एमएसएमई इंडस्ट्री के रूप में। ऑनलाइन एक रजिस्ट्रेशन का पोर्टल है जिसको उद्यम पोर्टल कहते हैं। उस उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्योगों के लिए जो भी एमएसएमई के रूप में आपके उद्यम पोर्टल के ऊपर पंजीकृत हैं उन सभी उद्यमों के लिए जो है वो 5 लाख की सीमा वाले विशेष अनुकूलन क्रेडिट कार्ड जो है वो जारी किए जाएंगे, और इसके तहत जो है वो पहले 10 वर्ष में 10 लाख क्रेडिट कार्ड जारी किए जाने का टारगेट रखा है। यानी कि 5-5 लाख रुपए वो क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं। जैसे केसीसी होता है वैसे ही उनके लिए अनुकूलन क्रेडिट कार्ड जो है वो शुरू किए जाएंगे। उसके बाद में आता है तीसरा इंजन। उसके बाद में कौन सा आता है आपके, तीसरा इंजन जो है वो आपके आता है, तीसरा इंजन जो है वो आता है। तीसरा इंजन अपने कौन सा है, तीसरा इंजन देखिए, तीसरा इंजन है अपना निवेश। निवेश का मतलब हो गया इन्वेस्टमेंट। सरकार जो है वो इन्वेस्टमेंट कहाँ करेगी, कैसे करवाएगी, उसकी बात आती है। देखिए इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सबसे पहले सरकार ने इसमें घोषणा करी है किस चीज की, अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला या फिर अटल टिंकरिंग लैब। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर है। टिंकरिंग लैब का मतलब ये अटल टिंकरिंग लैब जो है वो पहले से ही चल रही है, पहली बार नहीं हुई है, पहले से चल रही है, और इसको नीति आयोग जो है इसके द्वारा शुरू किया जाता है। अटल टिंकरिंग लैब का मेन उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं उन बच्चों के अंदर कैसे जिज्ञासा लाई जाए, बच्चों के अंदर जो है वो कैसे जिज्ञासा आए और कैसे नवाचार की भावना उत्पन्न हो और उनके अंदर वैज्ञानिक सोच कैसे बढ़े, उसके लिए जो है वो अटल टिंकरिंग लैब जो है वो क्या की जाती है, आपके शुरू की जाती है। और ये जो लैब है ये कहाँ पर होने वाली है, तो सरकारी विद्यालयों के अंदर 5 साल के अंदर जो है वो 50,000 लैब स्थापित करने का लक्ष्य इस वाले बजट के अंदर लिया गया है। ठीक है, ये आपके तीसरे इंजन के अंदर अटल टिंकरिंग लैब जो है वो पहली घोषणा आ जाती है।
उसके बाद में दूसरी आती है आपके भारत नेट, ये इंपॉर्टेंट है। भारत नेट जो परियोजना जो पहले से ही चल रही थी, लेकिन इसको इस बार और विस्तृत कर दिया है। पहले केवल ग्राम पंचायत तक ये सीमित थी, अब इसको विस्तृत करके कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में सभी जो आपके सरकारी माध्यमिक स्कूल, माध्यमिक का मतलब 10वीं क्लास तक जो भी स्कूल है वो, और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि पीएचसी जो है, वहां पर हम इंटरनेट की सुविधा दे देंगे भारत नेट के तहत। ये इसके अंदर अतिरिक्त घोषणा की गई है। वही तीसरा जो है वो आपके घोषणा आई है, वनडे एग्जाम के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। और इस स्कीम के तहत भारत में जितनी भाषाएं हैं उनके अंदर डिजिटल रूप में उन भाषाओं की पुस्तकें प्रदान की जाएगी। डिजिटल पुस्तक जो आपके या फिर भारत भाषा जो पुस्तक है उस स्कीम के तहत। इसके बाद में एक और चीज इसमें की गई है निवेश में, वो निवेश किया जाएगा राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता जो केंद्र है उसके अंदर 5 साल का ये जो है वो केंद्र स्थापित किया जाएगा, जिसके अंदर मेक फॉर इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड इस थीम के साथ शुरुआत की जाएगी। और इसमें मेन काम क्या किया जाएगा कि एजुकेशन सेक्टर में, शिक्षा के क्षेत्र के अंदर एआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता का यूज किया जाएगा और ऐसे उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिसके लिए सरकार ने जो है वो 500 करोड़ का इनिशियली बजट जो है वो आपके रखा है। इस बजट के तहत जो है वो ये शुरुआत होने वाली है। ये शुरुआत जो है वो सरकार के द्वारा की जाने वाली है। ये आपके पेज नंबर 5 तक का मटेरियल जो है वो आपके हो गया है यहाँ पर, ठीक है। आगे चलते हैं, इसी में ही लास्ट में एक बार वापस रिवीजन करवा दूंगा। पेज नंबर अपन 6 पर चल रहे हैं अभी, ठीक है। पेज नंबर 6 पर आपके आगे लिखा हुआ है डे केयर, जो आपके कैंसर सेंटर, ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी कि कैंसर अगर किसी को है तो उसके लिए केयर यानी कि उसका ध्यान रखने के लिए एक डे केयर सेंटर जो है वो केंद्र स्थापित किया जाएगा। और ये केंद्र का क्या टारगेट रखा गया है कि 3 वर्ष के अंदर सभी जिला अस्पताल के अंदर डे केयर सेंटर जो है उनकी स्थापना कर दी जाएगी। यानी कि आने वाले 3 साल में प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो हॉस्पिटल है उसके अंदर कैंसर के लिए जो है वो आपके एक प्रकार से केयर सेंटर स्थापित किया जाएगा। और 2025-26 के अंदर 100 जो है वो सेंटर का टारगेट रखा गया है कि कम से कम 100 तो हम कर ही देंगे। इसके अलावा अवसंरचना के लिए जो है वो राज्यों को 50 वर्षीय जो है वो ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। ये बजट में घोषणा की गई है। ये इन दोनों से अलग है, ठीक है ना। और जल जीवन मिशन जो है इसके लिए 100% कवरेज प्राप्त करने का जो टारगेट है वो आपका 2028 रखा गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप हाईलाइट भी कर सकते हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जल जीवन मिशन में 100% कवरेज के लिए कौन सा वर्ष रखा गया है, 2028। ये दोनों पॉइंट इससे अलग है, ये दोनों पॉइंट जो है वो इससे अलग है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। ये आ गया। उसके बाद में एक और योजना रखी गई है, परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना। ये जो योजना है ये वैसे डिटेल में आएगी तब और समझ लेंगे। 2025 से लेकर 2030 तक का इसका 5 साल का टाइम पीरियड रखा गया है, जिसमें क्या किया जाएगा कि जो भी नई परियोजनाएं हैं उनके अंदर हम 10 लाख करोड़ रुपए की क्या लगाएंगे, पूंजी जो है वो लगाई हुई या फिर पूंजी वापस लाने के लिए हम शुरुआत करेंगे। कहने का मतलब हमने पहले जो योजनाएं शुरू करी है उन योजनाओं में से जो हमने पैसे डाले हैं उस योजना के अंदर, उनमें से हम कैसे वापस 10 लाख करोड़ की पूंजी वापस निकालें, उसके लिए हम परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना लेकर आने वाले हैं। उसके बाद में एक और योजना है सामुद्रिक विकास योजना, जो कि समुद्री क्षेत्र के अंदर केंद्र सरकार 49% की हिस्सेदारी के साथ में सामुद्रिक विकास निधि जो है वो स्थापित करने वाली है। ये आपके आ जाता है 3 नंबर के ही जो है वो इंजन के अंदर। अगला आता है उड़ान योजना, जो पहले से ही चल रही थी योजना, उड़े देश का आम नागरिक। उसी के तहत जो है वो सरकार ने घोषणा करी है कि 10 वर्ष के अंदर 120 जो है वो क्या बनाए जाएंगे, अगले 10 वर्ष में 120 नए गंतव्य प्रस्तावित रखे गए हैं। एक और है परमाणु ऊर्जा मिशन, जिसके तहत परमाणु जो एटॉमिक न्यूक्लियर एनर्जी है उसका ही इसमें काम किया जाएगा, जिसके ऊपर सरकार टोटल 20,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। और इसमें 2030 तक सरकार स्वदेशी रूप से विकसित जो आपके कम से कम 5 जो है वो स्मॉल SMR का मतलब है जो स्मॉल आपके साइज के जो रिएक्टर होते हैं वो स्थापित करेगी सरकार 2030 तक, कम से कम 20,000 करोड़ रुपए जो है वो खर्च करके। अगली एक और योजना आती है प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्ययता वृत्ति योजना। और ये बेसिकली जो IIT और IISc जो आपके सेक्टर होते हैं या फिर जो आपके संस्थाएं होती है इनके ऊपर काम करने वाली, उनके जो बच्चे होते हैं उनको छात्रवृत्ति यानी कि IIT और IISc वालों को फेलोशिप या फिर छात्रवृत्ति दी जाएगी। कितनी? 10,000 रुपये इसमें छात्रवृत्ति दी जाएगी आपके प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्ययता वृत्ति योजना के अंतर्गत। फिर एक और आता है आपके मिशन ज्ञान भारतम मिशन। और ज्ञान भारतम मिशन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है वनडे एग्जाम के लिए, जिसके अंदर 1 करोड़ से अधिक जो पांडुलिपियां हैं उनका क्या किया जाएगा, संरक्षण। पांडुलिपियों का मतलब हो गया एक प्रकार से ऐसे समझ लीजिए जो आज से 500 साल 1000 साल 1500 साल पुराने कोई लिखे गए ग्रंथ है, उन ग्रंथों का क्या किया जाएगा, संरक्षण किया जाएगा। उसके लिए सरकार जो है वो ये आपके मिशन ज्ञान भारतम मिशन जो है वो शुरू करी है। उसके बाद में आता है 4 नंबर का आपका इंजन, 3 नंबर तक के इंजन हो गए हैं। चौथा इंजन आता है आपका निर्यात।
अपन बिल्कुल किताब के अनुसार ही चल रहे हैं ताकि आपको कोई चीज़ ढूंढने में समस्या नहीं आए। पेज नंबर 6 के अंदर नीचे नीचे लिखा हुआ है निर्यात। निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट, भारत से बाहर पे जो है वो माल कैसे एक्सपोर्ट किया जाए उसके लिए निर्यात जो है वो शुरू किया गया है। और उसमें सबसे पहला आता है आपका निर्यात संवर्धन मिशन जो कि प्रस्तावित है। और इस निर्यात संवर्धन शब्द का मतलब है कि बढ़ाना, तो निर्यात को बढ़ाने के लिए एक मिशन शुरू किया गया है जो कि 3 लोग मिलकर शुरू कर रहे हैं। कौन कौन कर रहे हैं? पहला है वाणिज्यिक मंत्रालय, दूसरा है एमएसएमई मंत्रालय है, तीसरा है वित्त मंत्रालय। तो वनडे एग्जाम के लिए तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि निर्यात संवर्धन मिशन में कौन सा मंत्रालय शामिल नहीं है। तो 3 है, याद रखना है, वाणिज्य, एमएसएमई और वित्त मंत्रालय। ठीक है। दूसरा एक और पॉइंट इसी में ही निर्यात वाले में ही लिखा गया है सरकार के द्वारा कि हम जो है वो बीमा क्षेत्र के अंदर जो हमारे बीमा वगैरह होते हैं उसके अंदर विदेशी जो प्रत्यक्ष निवेश होता है जो एफडीआई है उसको हम जो है वो 74% से बढ़ाकर कितना कर रहे हैं, 74 से बढ़ाकर हम उसको 100% कर रहे हैं। यानी कि बीमा सेक्टर के अंदर अगर अब कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है तो उसको 74% नहीं, पूरे के पूरे 100% तक इन्वेस्टमेंट करने की हम अनुमति दे रहे हैं। ठीक है। पुष्प क्षेत्र में भी ये अभी हाल ही में किया गया है इसी बजट में। अगला एक और आता है भारत ट्रेड नेट। भारत ट्रेड नेट जो है ये बेसिकली व्यापार प्रलेखीकरण, यानी कि आपके जो व्यापार होता है, व्यापार के अंदर, ट्रेड के अंदर जो आपके डॉक्यूमेंटेशन होते हैं और जो आपके वित्त पोषण है उनसे संबंध में जो भी समस्याएं आती है ट्रेड के अंदर, उसके लिए भारत ट्रेड नेट नाम से जो है वो एक प्रोग्राम चलाया जाएगा जिसके तहत इन समस्याओं का समाधान किया जाने वाला है। ठीक है। चौथे इंजन में ही ये बात है। चौथे इंजन के अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इस बार संभवतः ये आरएस मेंस के अंदर पूछी जा सकती है। जहां जहां पर इंपॉर्टेंट है वहां पर मैं लिख रहा हूं वैसे ही, तो आरएस मेंस वाले स्पेशली ध्यान रखना है। देखिए आरएस के अंदर ये प्रश्न कैसे आ सकता है, ये आ सकता है कि भारत के अंदर नई कर व्यवस्था, न्यू जो टैक्स रिजिम है वो किस प्रकार से बताई गई है। क्योंकि टैक्स आप सभी को पता है प्रत्यक्ष कर के जो आपके होता है या फिर डायरेक्ट जो टैक्स होता है वो हमारे इनकम के ऊपर लगता है, और वो इनकम के ऊपर लगने वाला जो टैक्स है वो अब वनडे एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आपके लिए जो है वो 12 लाख रुपए तक जो है वो वार्षिक आय के ऊपर 0% क्या लगेगा, टैक्स लगेगा, 0% टैक्स लगेगा अगर आपकी वार्षिक आय कितनी है, 12 लाख तक है। लेकिन अगर 12 लाख से ज्यादा है तब आपके जो टैक्स है वो इस प्रकार से लगने वाला है। इसको थोड़ा सा आप समझिए। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की इनकम कितनी है, 12 लाख है, एक साल की इनकम कितनी है, 12 लाख है। तो 12 लाख है तो ऐसी कंडीशन में मान लीजिए एक व्यक्ति की इनकम एक साल की 2 लाख है, कोई टैक्स नहीं लगेगा, 3 लाख है टैक्स नहीं लगेगा, 4 लाख है टैक्स नहीं लगेगा, 10 लाख है टैक्स नहीं लगेगा, 11 है टैक्स नहीं लगेगा, 12 है टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की इनकम 12.50 लाख है या फिर आपके 13 लाख है तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। और टैक्स कैसे लगेगा, तो टैक्स 12 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए फॉर एग्जांपल अपन मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति की इनकम जो है वो कितनी है, 15 लाख रुपए है, तो उस व्यक्ति के ऊपर फिर टैक्स लगेगा। और टैक्स कहां से स्टार्ट होगा, वापस शुरू से स्टार्ट होगा। और शुरू से कैसे होगा कि उस व्यक्ति के ऊपर जो 1 से लेकर 4 लाख की उसकी इनकम है, उस 1 से 4 या फिर मान लीजिए 0 से 4 की जो इनकम है उसके ऊपर 0% टैक्स लगेगा। यानी कि 4 लाख तक तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन उसके बाद में टैक्स स्टार्ट हो जाएगा भाई साहब। फिर 4 से लेकर 8 लाख तक जो है वो 5% का टैक्स लगेगा। फिर 8 से 12 तक जो है वो 10% का टैक्स लगेगा। और 12 से 16 तक, इसी में ही 15 आता है, तो 15% टैक्स लगेगा। तो यहां तक उसकी इनकम पर टैक्स लगेगा। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की इनकम जो है वो आपके वो 12 लाख से ऊपर होनी चाहिए। अब ऊपर कितनी है, 16 से 20 लाख की है तो फिर 20% लगेगा। 20 से 24 लाख के बीच में है तो 25% लगेगा। और 24 लाख से ज़्यादा इनकम है सालाना तो 30% का आपका टैक्स लगने वाला है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेकर आपको जो है वो इसको बता देता हूँ, लेकिन आपको जो है वो समझ में आ जाए। ताकि जैसे देखिए अपन ने बात करी थी कि भाई आपके 15 लाख अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की इनकम है, ये एक आपके लिए एक एग्जाम्पल है। मान लीजिए कि 15 लाख जो है वो इनकम है, तो 0 से 4 लाख तक तो उसके ऊपर जो है वो कितना टैक्स लगेगा, 0 टैक्स लगेगा। लेकिन फिर उसकी अगली इनकम कौन सी होगी, 4 से लेकर 8 लाख की होगी, जिसके ऊपर कितना लगने वाला है, आपके 5% का टैक्स लगेगा। और वो 5% का टैक्स जो है वो आपको इसके बीच में 4 से लेकर 8 लाख यानी कि 4 लाख का 5% आपको निकाल लेना है, 20,000 टैक्स लगेगा। ठीक है। फिर अगला आपके आ जाएगा, आपके कौन सा हो जाएगा, 8 से लेकर 12 लाख के ऊपर कितना लगेगा, 10% का टैक्स लगेगा। और 10% का टैक्स आप निकालेंगे इसका तो वो कितना आएगा, 40,000 रुपए आएगा। ठीक है। फिर अगला वाला टैक्स कौन सा लगेगा, 12 से लेकर 15, जो आपके 16 से यहाँ स्टार्ट हो रहा है, तो इसको आप 12 से 15 मान लीजिए। तो 12, 13, 14 और 15, फिर अगेन वापस वो 4 लाख हो जाते हैं। तो उस 4 लाख के अंदर वापस 15% का टैक्स लगेगा और वो कितना आ जाएगा, आपके 45,000 रुपए का आ जाएगा। तो एक व्यक्ति की अगर इनकम 15 लाख रहेगी तो उसके ऊपर जो है वो कितना टैक्स जो है वो लगने वाला है ऑल ओवर, तो वो लगेगा 1,05,000। कितना लगेगा आपके
1,05,000 का जो है वो आपके टैक्स लगने वाला है। ये टैक्स उस व्यक्ति के ऊपर लगेगा अगर 15 लाख की इनकम है। तो 12 लाख तक अगर इनकम है तब तो कोई टैक्स नहीं है, लेकिन 12 से अगर 13 लाख भी हो गया है तो उसके ऊपर टैक्स स्टार्ट होगा। टैक्स कैसे होगा? फिर वो स्टार्टिंग से होगा। 0 से 4 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है, फिर 4 से 8 के लिए लगेगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति की इनकम फॉर एग्जाम्पल 30 लाख रुपए है, या फिर मान लीजिए 25 लाख है, बीच वाला एग्जांपल लेते हैं। अगर 25 लाख है, अगर 25 लाख किसी की इनकम है तो इन टैक्स तो लगेगा। टैक्स कैसे लगेगा? इस 25 लाख के स्टार्टिंग के 4 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं, फिर अगले 4 लाख के ऊपर 5% का लगेगा, फिर अगले 4 लाख पे 10%, फिर अगले 4 पर 15%, फिर अगले 4 के ऊपर 20%, फिर अगले 4 के ऊपर 25%। और लेकिन ये 25 लाख है, लेकिन 24 लाख से अगर अधिक है तो फिर 1 लाख रुपए 24 लाख से अधिक है तो उस 1 लाख के ऊपर 30% का टैक्स लगने वाला है। ये इस प्रकार से आपका सिस्टम रहेगा। ये नई कर व्यवस्था है जो वनडे एग्जाम में तो फिक्स है ही, प्रश्न पूछा जाएगा कि 12 लाख से तक जो है वो आपके लिए फ्री है। उसके बाद में जो है वो इस प्रकार से है, 4-4 लाख का जोड़ा है, सीधा से याद रख सकते हो 0 से 4, फिर यहाँ से याद रख सकते हैं 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 5 20, 4 6 24, फिर 24 से अधिक। तो इस प्रकार से याद रख लीजिए। इधर याद रखना है 0 है, फिर 5 है, फिर 5 दूने 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 6 30। तो इधर 5 का पाड़ा चलना है, इधर 4 का पाड़ा चलना है। ऐसा आप याद रख सकते हो। टैक्स ऐसे लगेगा। एग्जाम्पल आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आरएस प्री में आएगा, सॉरी आरएस प्री में वैसे आएगा, आरएस मेंस में अगर आता है तो आपको डायरेक्ट ये टेबल बना के आनी है। बाकी वनडे एग्जाम के अंदर आपके ऐसे ऐसे प्रश्न जो है वो आपके पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, ये नई कर व्यवस्था हो गई। ये आपके कौन से इंजन चल रहा है? तो चौथा इंजन चल रहा है, निर्यात वाला। पेज नंबर 7 पर अपन चल रहे हैं। आगे लिखा हुआ है आपके सामाजिक कल्याण और समावेशन, और इसी के लिए एक योजना आती है पीएम स्वनिधि योजना। पीएम स्वनिधि योजना पहले से ही चल रही थी। जो आपके भारत में स्ट्रीट वेंडर्स जो थे कोरोना काल में, जो छोटे जो आपके स्ट्रीट वेंडर्स जो ठेले वगैरह लगाते थे, उनका पूरा धंधा चौपट हो गया, पैसे खत्म हो गए, तो वापस धंधा वो नहीं लगा पा रहे थे। इसके लिए सरकार के द्वारा पीएम स्वनिधि योजना चली, जिसके तहत उनको ऋण दिए गए थे। अब सरकार ने कहा है कि उस पीएम स्वनिधि योजना के तहत जो स्ट्रीट वेंडर्स है उनके लिए हम क्या करेंगे, 30,000 रुपए की सीमा वाले यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड योजना जो है वो शुरू कर रहे हैं। यानी कि उनको क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे जो कि यूपीआई से लिंक रहेंगे, और 30,000 रुपए तक वो उसमें से क्रेडिट कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड की जैसे। ठीक है, एक तो ये काम हो गया। दूसरा है कि चिकित्सा जो है शिक्षा, उसके अंदर विस्तार करने के लिए 10,000 नई जो है वो चिकित्सा सीटें 5 वर्ष में लगभग 75,000 सीटों में वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा बजट 2025-26 में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो आपके 4 इंजन की बात वहां तक हो जाती है। उसके अलावा जो है एक तो आता है आपका स्वामी फंड। स्वामी फंड 2.0 जो है ये सरकार ने शुरू किया है। इसमें कहा गया है कि सरकार, बैंक और निजी निवेशक, ये 3 लोग इसमें मिलेंगे। सरकार, बैंक और निजी निवेशक, इनके योगदान वाले 1 लाख से अधिक आवास वाली जो इकाइयां हैं उनको पूरा करने के लिए लगभग 15,000 करोड़ का जो है वो एक फंड बनाया जाएगा, जिसमें 1 लाख से अधिक वाले जो आवास की इकाइयां हैं वो स्थापित की जाएगी। इसके बाद में एक और है जन विश्वास विधेयक 2.0, जो कि 100 से अधिक विधानों को गैर आपराधिक श्रेणी में जो है वो शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। पश्चिमी कोसी नहर परियोजना, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रख लेना है। मिथिलांचल जो कि बिहार के अंदर ही एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान जो है ये आपके बिहार के अंदर स्थापित किया जाने वाला है। बिहार की साड़ी पहनी है तो बिहार को देना ही पड़ेगा। स्टार्टअप के लिए जो है फंड ऑफ फंड बनाए जाएंगे 10,000 करोड़ रुपए के। ठीक है, ये आपके एक चीज और आ जाती है। अपनी किताब में ही पेज नंबर 7 के ऊपर सबसे लास्ट में लिखा हुआ है आपके जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं क्वालिटी एजुकेशन के द्वारा राज्यवार पहल, जैसे कि बिहार के लिए क्या क्या घोषणा है, नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा, पश्चिमी कोसी नहर परियोजना है और मखाना बोर्ड है। गुजरात के लिए क्या कहा गया है, समुद्र विकास जो निधि है वो गुजरात के लिए आती है। परमाणु ऊर्जा जो विस्तार है वो किया जाएगा। राजस्थान के अंदर कपास उत्पादकता मिशन चलाया जाएगा, मेडिकल कॉलेज का विस्तार होगा। उत्तर पूर्व के अंदर असम के अंदर यूरिया का संयंत्र नामरूप के अंदर स्थापित होगा और मत्स्य विकास का काम किया जाएगा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर जो है वो जल और स्वच्छता के लिए काम होगा। तेलुगु के अंदर डिजिटली जो पुस्तकें हैं वो निकाली जाएगी। कर्नाटक के अंदर क्या काम होने वाला है, शिक्षा के क्षेत्र के अंदर AI और IISc के अंदर PM रिसर्च फेलोशिप जो है वो दी जाने वाली है। तो ये कुछ राज्यवार जो है वो पहल आ जाती है। तो ये आपका पूरा का पूरा जो पोर्शन है वो यहाँ पर आकर समाप्त होता है। अपन ने जो है वो क्या क्या चीजें समझी है एक बार सारा का सारा आप रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद में अपना ये फर्स्ट वाला जो पोर्शन है चैप्टर है वो खत्म है। केंद्रीय बजट 2025-26 की अपन ने बात करी है। ये अपनी पहली क्लास जो है वो आज खत्म हो गई है। इसी को ही अपन कंटिन्यू करेंगे। अगली क्लास के अंदर अपन केंद्रीय आर्थिक समीक्षा 2024-25 की बात करेंगे। वित्त वर्ष अपन ने समझा है, बजट आर्थिक समीक्षा समझी है, इसकी चीजें जो है वो क्या इतिहास रहा है, क्या आवश्यकता है, और रेल बजट, आम बजट के बारे में अपन ने बात करी है। बजट कब निर्माण होता है, बजट
2025-26 की क्या थीम वगैरह है वो देखी है, रुपया कहाँ से आता है कहाँ जाता है, प्रमुख जो व्यय है घाटा वगैरह है ये अपन ने देखा है, राजस्व घाटा राजकोषीय घाटा क्या होता है। 10 नंबर आरएस मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, इस बार बजट के अंदर 4 इंजन की बात की गई है, कृषि, एमएसएमई, निवेश, निर्यात। इंजन के अंदर ईंधन, मार्गदर्शक और लक्ष्य कौन कौन से होने वाले हैं, एक एक इंजन को अपन पढ़े हैं। 2 नंबर 5 नंबर में भी योजना आ सकती है, प्रधानमंत्री धन धान्य योजना आ जाती है। दलहन के अंदर कपास में किसान क्रेडिट, यूरिया संयंत्र, मखाना बोर्ड, ठीक है ना। दूसरे इंजन एमएसएमई में परिभाषा चेंज हुई है, स्पेशली इसको याद रख लीजिए आप, इसी से ही आप निकाल सकते हैं, फिर वापिस आगे वाला जो पोर्शन है वो भी निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से जो है वो यहाँ पर तीसरे इंजन के अंदर निवेश की अपन ने बात करी थी। निवेश के बाद में भारत जो है वो नेट परियोजना है, पुस्तक स्कीम आ जाता है, कौशल उत्कृष्टता केंद्र आता है, ठीक है, डे केयर सेंटर वाला आ जाता है, जल जीवन मिशन वाला, परिसंपत्ति मौद्रीकरण, समुद्री विकास निधि, उड़ान योजना, परमाणु ऊर्जा मिशन, प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्यतावर्ती योजना है, भारत जो आपके ज्ञान भारतम मिशन है जो कि पांडुलिपियों के लिए ही आता है। चौथा जो इंजन था वो निर्यात के लिए था स्पेशली, जिसमें निर्यात संवर्धन मिशन आता है, एफडीआई 100% कर दी है बीमा क्षेत्र में, नई कर व्यवस्था है वो यहाँ पर अपन ने बात कर ली है, समाज कल्याण और समावेश के लिए पीएम जो है वो आपके स्वनिधि योजना है, स्वामी फंड आ जाता है, पश्चिमी कोसी नहर परियोजना ये निकल कर आती है। कुछ स्पेशली क्वालिटी एजुकेशन के द्वारा राज्यवार जो है वो चीजें बताई गई है। इसके अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हैं सेकंड ग्रेड भर्ती की तो आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, और ये न्यूज ये है कि सेकंड ग्रेड के लिए जो है वो क्वालिटी एजुकेशन के द्वारा आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए स्पेशली जो पेपर 1 के अंदर आपके इंडिया इकोनॉमी है उस इंडिया इकोनॉमी की समस्या को खत्म करने के लिए आपके ऑनलाइन वीडियो कोर्स जो है वो लॉन्च किया गया है, जिसमें अपन कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र और विदेशी व्यापार इन 4 टॉपिकों को बहुत विस्तार से पढ़ रहे हैं। यहाँ पर अपन ने बहुत शॉर्ट में देखा है, बजट, इकोनॉमिक सर्वे दोनों को मिक्स करके में इसमें जो है वो अपनी क्लासेस चल रही है। 2025 से बिल्कुल अपडेट रहेगा, सितंबर में आपका एग्जाम है, तब तक जो है वो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। लास्ट में और अपडेट क्लास दे दी जाएगी, 199 नहीं है, प्राइस और कम हो जाएगी, VSR 01 डाल लीजिए, छूट मिल जाएगी। अगर आप इसी को ही यानी कि जो हम यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर फ्री में पढ़ रहे हैं किताब का अध्ययन, अगर आप इसको इकोनॉमी के हिसाब से पढ़ना चाह रहे हैं तो भारत और राजस्थान के इसी पोर्शन को जो है वो अपन डिटेल में और अच्छे से ले रहे हैं। वो आर्थिक समीक्षा 2024-25 बजट 2025-26 में चल रहा है, वहां पर आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी फ्री मिलेगी कोर्स के साथ में, और कोर्स को भी थोड़ा डिटेल में अपन अलग से पढ़ेंगे जिसमें बुक के अलावा भी चीजें मैं बताने वाला हूं। तो ये आप इंडिया अपने आर्थिक समीक्षा और बजट का कोर्स जो है वो जाकर ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज चली रही है जो उसके साथ में फ्री में ही आपको मिल जाएगी। डिप्टी जेलर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके पेपर सेकंड के अंदर एक पोर्शन है जेल सुधार वाला, वो उसका भी एक अलग से कोर्स लॉन्च किया गया है। अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं डिप्टी जेलर की तो ये आप परचेज कर सकते हैं। तो फिलहाल अपने लिए जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो यही थी कि भाई किताब जो है वो आ चुकी है, अगर आप अभी तक नहीं लेकर आए हैं तो किताब जरूर लेकर आ जानी है मार्केट में जाकर, और किताब का जो अध्ययन है वो शुरू हो चुका है। आज पहली क्लास थी, अगली क्लास के अंदर अपन भारत सरकार के द्वारा जो केंद्रीय आर्थिक समीक्षा पेश की गई थी 2024-25 उसके ऊपर चर्चा करेंगे। फिलहाल इस क्लास को इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।